पुलिस वाले कंप्लेन रजिस्टर करने से ही मना कर देते कि हम करेंगे नहीं जी, तब क्या करा जाए? सर ये तो आप कर रहे हो आम आदमी की बात। पुलिस वालों की खुद की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही। A woman police officer, she has been raped, she has been cheated for an amount of 30 lakhs. थाने में खड़ी है अपनी कंप्लेंट लेके कि भैया मेरी एफआईआर कर दो इसके ऊपर, और एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है उसको अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। जो वकील साहब गारंटी ले ले कि हाँ जी बेल हो जाएगी, देन आई थिंक यू शुड टेक अ पॉज ओवर देयर, और आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। रोज कानून बदल रहा है, एवरी डे लॉ इज सो डायनेमिक, इट इज चेंजिंग एवरी डे। हम लोग थाने में कंप्लेंट लेकर जाते हैं, एसएचओ से बात करते हैं, एसएचओ कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है। ये हाल हो रखा है इस टाइम पे दिल्ली के थाने के अंदर कि एक स्टेट के अंदर सारे के सारे उनके वेपन चेक करने विद कैमरा पहुंचे और उनके वेपन ही नहीं चले। अच्छा लॉयर ढूंढा कैसे जाए? सर वही वाली बात हो गई कि अच्छी बीवी कैसे ढूंढी जाए। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गूगल करोगे जिनके पास मर्सिडीज है लेकिन उनकी लॉ डिग्री चैलेंज हो रखी है, अच्छा इट इज रिलेटेड कि हाउ यू मेक फूल ऑफ पीपल। तो इन लोगों की वजह से जो है वकीलों का नाम बदनाम हो रखा है। वो 25,000 में ले लेते हैं और 25,000 भी गए, उसके बाद उनको वकील साहब भी नहीं मिले, कहाँ चले गए। आजकल ना साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस चीज से कैसे बचा जाए? उस आदमी ने 60 से 70 लाख रुपए अपनी सारी सेविंग्स अपने बच्चे के नाम पे दे दी। एवरीथिंग वाज गॉन। सब स्कैमर सब स्कैमर पे, एवरीथिंग इज डाइल्यूटेड, कोई भी आपका डाटा सेफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है, और ईच एंड एवरी स्टेप इज ट्रैक्ड। किसी का कोई प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया या पिक्चर्स वायरल हो गई, तो वो उस चीज को कैसे डिलीट करे पोर्टल्स पे से, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? अनऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स ये काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज द इनसाइड न्यूज। आम आदमी को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक वो चुप होके बैठा रहेगा ना, तब तक सारा सिस्टम उसको दबाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रॉशन कर रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं पैसों को लेने के लिए। एंड आई एम सॉरी टू से सिस्टम के लोग भी मिले हुए हैं इसके अंदर, ऑफिसर्स मिले हुए हैं इसके अंदर। उनको पता है कि किसको चूज करना है, किससे कंप्लेंट लेनी है, किसके खिलाफ एलिगेशन लगवाना है और किससे कितने पैसे निकलना। व्हाई Our Prime Minister is insisting on all these things. क्या पुलिस सच में इलीगल कस्टडी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन करती है। बाथरूम में पीटते हैं ये पुलिस वाले। अच्छा, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता आज के टाइम पे, कुत्ते की तरह पिटाई होती है। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी, आप देख रहे हैं द वीटी शो। आज का एपिसोड हर एपिसोड की तरह बहुत ही खास है। आज हमारे साथ एक दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जिनका नाम है जतिन कुमार। आज हमने इस एपिसोड में ग्राउंड लेवल पे बात करी है कि आप अगर एक नॉर्मल इंसान है और आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप उस कोर्ट केस को जीतें कैसे जीता जा सकता है कोर्ट में कोई भी केस। ठीक है, अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं, एक लॉयर हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। और अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है या कैसे कैसे साइबर क्राइम्स हो सकते हैं आपके साथ, उनसे कैसे बचा जा सकता है, सारी की सारी बातें इस पॉडकास्ट में आज हमने करी है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इससे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंजॉय द पॉडकास्ट। तो जतिन जी, मुझे एक चीज बताओ कि कोर्ट में केसेस जीते कैसे जाते हैं? हाउ टू विन अ केस इन कोर्ट? ये ही मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। सो एज पर माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू। ऐसा है कि कोर्ट में केस फाइट करना एक अलग चीज़ है, बट कोर्ट में केस जीतना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसके अंदर अगर मैं कैटेगरीज थोड़ी सी बाइफरकेट करूं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर लॉयर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर क्लाइंट, या आप किस कोर्ट में हैं, जज का इसके अंदर क्या रोल होता है, या अगर आपका कोई पुलिस केस चल रहा है तो पुलिस का इसके अंदर क्या रोल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के डिटरमिन हम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग अ केस इन कोर्ट। अब ऐसा है कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। नाउ द थिंग इज दैट क्लाइंट शुड बी विजिलेंट। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि मैं लॉयर के पास अगर जा रहा हूँ तो मेरे को उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। और उस जो एक क्लाइंट का काम है वो है एक लॉयर को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, उसमें मसाले लगाना नहीं कि भैया ये मैं बढ़ा के बता दूँ या मैं कुछ छुपा लूँ लॉयर से। तो यू लीव दिस टू द कोर्ट क्राफ्ट। ये लॉयर को आप ऊपर छोड़ दीजिए कि अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट द लॉयर विल डू, बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेल द करेक्ट फैक्ट्स। आप मतलब लॉयर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लॉयर को हर चीज ट्रांसपेरेंटली बता दो। देखिए पता है क्या है, आप लॉयर से तो छुपा लेंगे, लेकिन क्या होगा कल को आपने अगर अपने लॉयर से ही कोई चीज छुपा ली
और दूसरे का वकील वो सामने लेकर आ गया, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे क्या होगा जी, आप ही का वकील आप ही की शक्ल देखेगा कि ये फैक्ट तो आपने मुझे बताया ही नहीं। बिल्कुल। बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग कि हमें ना फार साइटेडनेस होके केस को प्रिपेयर करना पड़ता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स क्या चीजें होंगी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें केस प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड समटाइम्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट्स आर नॉट डिलीजेंट, उनको पता ही नहीं होता कि ट्रू फैक्ट्स क्या हैं। ट्रू फैक्ट्स इन व्हाट सेंस, कुछ चीजें वो अपने आप से ना सोच लेते हैं कि हाँ ऐसे हुआ होगा, उसने सपोज देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरी पार्टी ने हमें पैसे नहीं दिए, हाँ जी वो तो जी चोर है, वो तो भाग गया जी, वहाँ दुकानें बंद पड़ी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो सोच के रख लेता है, बट ऐसा फैक्चुअली हुआ नहीं होता कुछ। तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू शुड टेल द क्लाइंट कि यार ये मेरी ट्रांजैक्शन है, ये चीज़ें हैं, एंड जो बेस्ट आप डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपने केस के रिगार्डिंग। सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि हाँ जी मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। सो व्हेन यू आर कमिंग टू ए लॉयर यू हैव टू मेक अ प्रिपरेशन, यू बी प्रिपेयर्ड। जो आप बेस्ट डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, आज के टाइम पे देखो जी फोनों के अंदर रिकॉर्डिंग हो सकती है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसी जगह पे आपके साथ कोई वारदात हुई है, स्पॉट के अंदर आपके आसपास कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ, कि कल को अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े तो उस एरिया के अंदर से हम बेस्ट एविडेंस आपके लिए क्या निकाल के लाए। बिल्कुल। तो ये तो हो गया क्लाइंट का रोल। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं हमारे पास कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात बता रहा हूँ, मतलब आई हैव फेस दिस केस रिसेंटली, आई हैव फेस दिस केस कि क्लाइंट को पता ही नहीं है उसकी ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रही है। बहुत बड़े लिकर बैरल है, एंड हम लोग देखो नाम तो ले नहीं सकते उन लोगों का, एंड करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, बट दे आर अनअवेयर। अनअवेयर इन व्हाट सेंस, क्योंकि एक ही नाम से, अभी ये केजरीवाल की लिकर पॉलिसी आई थी। बिल्कुल। अब केजरीवाल की लिकर पॉलिसी के अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट ठेके खुले, प्राइवेट ठेके खुले, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, प्राइवेट ठेके बंद हो गए। अब खुलने और बंद होने के बीच में ही बहुत सारी जजमेंट्स आ गई, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के अलग डिस्प्यूट होने लग गए, इंटर बी टू बी एक अलग डिस्प्यूट होने लग गए, बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस। अब आपने ए को माल बेचा, अब वो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, एलएलपी है, इंडिविजुअल है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर दीज थिंग्स व्हाट आई रिकमेंड कि आप एक केवाईसी फॉर्म जो है एक बनवा लो। यू शुड नो कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, आपके पास सारे डायरेक्टर्स का आपका एड्रेस हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी का एड्रेस हो। हम कहते हैं जी ये सारा डाटा तो जी इंटरनेट से, पोर्टल से भी निकल जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, निकल जाता है, लेकिन तब तक निकलेगा जब तक कंपनी एक्टिव है। कल को कंपनी डीएक्टिव हो गई या इधर उधर चले गए, आप तो अपनी तैयारी करके रखो कि कभी भी देखो डिस्प्यूट तो कभी भी अराइज हो सकता है। आपका 20 साल का रिलेशन है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, 21वें साल में अगर कुछ हो जाता है तो देन देयर इज अ डिस्प्यूट। तो जो एक क्लाइंट की जिम्मेवारी है, ही शुड नो द डिटेल्स, ही शुड नो द फैक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी लॉयर को आके बताए। इवन इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ऑल्सो, मैट्रिमोनियल क्या होता है आज के टाइम पे, चीज़ें ना एग्जैजरेट कर दी जाती है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ, अब वो जो गलत हुआ सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करता हूँ, फैमिली में डिस्कस करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करता हूँ, पीयर ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। लॉयर कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ फीडबैक्स मिलने लग जाते हैं, आपकी फैमिली आपको कुछ फीडबैक देती है, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ फीडबैक देते हैं। टिल द टाइम व्हेन यू आर कमिंग टू अ लॉयर ना, आपके फैक्ट्स बदल चुके होते हैं, वो एक्चुअली फैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपके माइंड के अंदर वो फीडबैक्स भी घुसे होते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए था जी, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करा, उसको वैसा करना चाहिए था जी, सो उसने यू आर मेरे साथ सेइंग ऐसा कि नहीं करा। किसी को ना बता के सबसे पहले लॉयर के पास आओ। मैं कह रहा हूं आप डिस्कस करो। देखो मैं तो बीइंग अ लॉयर मैं कह रहा हूं, देखो फैमिली मैटर्स कोर्ट में ना लाओ यार, आपस में बात करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो देखो लीगल फैटर्निटी तो हमेशा खड़ी है, बट यू शुड बी क्लियर विद योर फैक्ट्स। डोंट इमेजिन फैक्ट्स, डोंट क्रिएट फैक्ट्स। आप अगर अच्छे फैक्ट्स और क्लियर फैक्ट लेकर आओगे तो लॉयर जो है वो एक हेल्प कर सकता है आपको, आपको एक जस्टिस डिलीवर करवाने के अंदर। अब सेकंड इसके अंदर रोल आ जाता है कि लॉयर का क्या रोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंटरनेट का ज़माना है, एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन गूगल, व्हाट्सएप, सब जगह से आपको मिल जाते हैं। लेकिन हमारा वकालत का जी एक ऐसा प्रोफेशन है कि
गूगल से सर्च करके कोई लॉयर के पास नहीं जाता अच्छा। जब तक आपकी रिकमेंडेशन ना हो। या तो आप बहुत बड़े वकील हैं, आप एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सिब्बल साहब हैं, ही इज़ अ ब्रांड नाउ, सिंघवी साहब हैं, ही इज़ अ ब्रांड, अमन लेखी जी हैं, ही इज़ अ गुड ब्रांड, दीज आर बिग शॉट लॉयर जिन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश कर रखा है। वहाँ पे लोग जाते हैं, पर वहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ वेरी हाई फीस, दीज आर सीनियर लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, वेरी गुड लॉयर्स। बट अगर आप एक मिडिल क्लास है और आपको एक अच्छा वकील चाहिए, तो आप रिकमेंडेशंस के थ्रू जाएंगे कि क्या रिकमेंडेशन, किसी ने किसी का काम करवा दिया तो इट इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ कि हाँ बिल्कुल। जी यार, आप इस वकील साहब के पास चले जाओ, इन्होंने मेरा काम कराया। नो, इट इज़ अप टू यू, यू हैव टू सी कि आपका जो लॉयर है, क्या वो सारी की सारी आपकी जो बात है उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि क्लाइंट ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहते हैं जी वकील साहब को हमने ये वाली बात बताई, बट ये तो उन्होंने केस में लिखी ही नहीं। नाउ इट इज़ हिज डिस्क्रिप्शन। देखो ये जो कोर्ट बिल्कुल। क्राफ्ट की चीज़ें हैं, आपका काम है आप 10 चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स आप ला के दोगे। एक शेफ का काम होता है खाना बनाना, आप उसको इंग्रेडिएंट ला के दोगे। नाउ इट इज़ हिज कॉल कि वो उसके अंदर नमक कितना डालेगा, उसमें कितना मसाला डालेगा, उसको सब्जी कितनी आंच पे उसको पकानी है। सो व्हेन अ केस कम टू अस, इट इज़ आवर बेबी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हमें किस तरीके से उसको कुक करना है सो दैट इट कुड बी डिलीवर्ड, कि आप अपने क्लाइंट को जस्टिफाई कर सके डाउन द लाइन आफ्टर 2-3 years व्हेन देयर इज अ स्टेज ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो जो हमारी कमिटमेंट है हम वो पूरा कर सके। बेल मैटर्स के अंदर क्लाइंट आते हैं और वो ये कहते हैं वकील साहब ऐसा है कि बेल दिला दो। हम बोलते हैं हाँ जी ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट। कहते हैं नहीं नहीं वकील साहब, ट्राई नहीं, बेल दिलवा दो। मतलब वो डायरेक्ट ही बोलते हैं कि भाई हाँ, हमें प्रूफ, मतलब वो चाहिए हमें कि गारंटी, फुल प्रूफ प्लान चाहिए, हमें चाहिए गारंटी। चाहिए गारंटी कि हाँ जी वकील साहब ने बोल दिया बेल दिला देंगे, तो बेल दिला देंगे। तो क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बेल दिला दो, गारंटी ले लो जी बेल हो जाएगी। ऐसा है कि जो वकील साहब गारंटी ले लें कि हाँ जी बेल हो जाएगी, देन आई थिंक यू शुड टेक अ पॉज ओवर देयर, और आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। पता है क्या होता है, व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर प्रोफेशन, हमें अगर पता भी है ना कि 100% हमें पता है कि ये ऑफेंस है, इसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे बेल हो जाएगी। अब आपने ये वाली जो चीज़ बोली ना हाँ, कि अगर कोई वकील साहब ऐसे बोल रहे हैं कि गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बेल दिलवा देंगे, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा वकील कैसे ढूंढे, वो इसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल आप मेरे को ये बताओ कि कैसे जीता जाता है केस। जी ऐसा है। अच्छा हाँ, अब इसके ऊपर बात आ गई, अब रोल ऑफ लॉयर के ऊपर। नाउ यू हैव टू सी कि आपका जो लॉयर है क्या वो अपडेटेड है। अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि हमें, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे ना, अगर, तो हम पीछे हो जाएंगे, स्पीड बिल्कुल। से हम लोग बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। काफ़ी लॉयर्स हैं जो कि उम्र में बहुत बड़े हैं, उनकी वकालत बहुत ज़्यादा है, बट दे आर नॉट अपडेटेड। देर आर वेरी यंग लॉयर्स हु आर अपडेटेड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो अपडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमने जब वकालत शुरू करी थी तो नए नए सॉफ्टवेयर्स आना शुरू हो गए थे। नाउ देर आर वेरी गुड सॉफ्टवेयर, SCC, मनुपात्रा कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पूरा पोर्टल होता है। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसके ऊपर हमारी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोज कानून बदल रहा है, एवरी डे लॉ इज सो डायनेमिक, इट इज चेंजिंग एवरी डे। अभी हाल फिलहाल की बात है, अब मतलब दिस इज नॉट द थिंग टू टॉक। पहले एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर आपको जो डाइवोर्स है वो 2 हिस्सों में होता था, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ म्यूचुअल डाइवोर्स। तो उसमें 6 महीने का अंतराल जो था वो कंपलसरी था। पहले वो जजमेंट आई, उसको आप वेव ऑफ कर सकते हो, वो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन आपका वेव ऑफ कर दिया। बट जो लॉ है वो ये कहता था कि 1 साल की शादी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। अब रिसेंटली वो भी जजमेंट आ गई है, वो भी आप वेव ऑफ कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर आर तो कंडीशंस, आई एम नॉट हियर टू टीच लॉ, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कोर्ट ये आपको। कहता है ना कि आप एक साथ रहकर देखो बिल्कुल कि बिल्कुल अगर सुलह होती है आपकी, तो आप अगर शादी को कंटिन्यू कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि 1 साल का इसलिए टाइम दिया जाता था, राइट। जो हमारा हिंदू लॉ है आज के टाइम पे, हिंदू मैरिज एक्ट है, दे वर डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम्स। ओके। हमारे यहाँ पर शादी को बहुत ही सेक्रेट माना जाता है। कोशिश करी जाती है कि जैसे हम आपस में बात करते हैं कि जोड़ियाँ जी ऊपर वाला बना के भेजता है,
ठीक है, तो अगर हम इस लेवल का तवज्जो अपनी शादी को देते हैं तो कहीं ना कहीं वी फील दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय द गॉड एंड वी आर हेयर एंड वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज। उस तरीके से उसको देखा जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जैसे डिस्क्रिपेंसीज आई, कोडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, वो कोडिफिकेशन हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें कोडिफाई होने के बाद एक बहुत ही आपको अच्छे लेवल पे आज के टाइम पे, बिकॉज देखो समय के साथ साथ कानून बदलता है। बिल्कुल। आज के टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो कोडिफिकेशन हुई। अभी भी ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोडिफिकेशन होनी बाकी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो ये बहुत ही अच्छा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इट वाज देयर इन माइंड कि हाँ जी एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो कानून होंगे वो कोडिफाई हो जाएंगे एंड दैट वुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। उसके अंदर आपका रिलीजन का कोई रोल नहीं रहेगा ठीक कि एक भारत देश के अंदर जो भी इंसान रहता है, जो भी भारतवासी है, उसके ऊपर ये कानून लागू होगा इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी रिलीजन का हो। चलो अब हम चलते हैं कि केस कैसे जीते जा रहे थे। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जज एंड अगर कोई पुलिस केस है तो इसमें पुलिस का रोल क्या रहता है। देखिए, जब आप कोई भी कंप्लेंट कराते हैं, कंप्लेंट आप करते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद आपको एक आईओ हम बोलते हैं जिसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो आपको अपॉइंट कर दिया जाता है। सच बात बता रहा हूँ, पुलिस का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, बिकॉज दे आर सो ओवरबर्डन्ड। हम लोग थाने में कंप्लेंट लेकर जाते हैं, एसएचओ से बात करते हैं, एसएचओ कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है। अच्छा, ये हाल हो रखा है इस टाइम पे दिल्ली के थाने के अंदर कि वो एक आईओ है, वो कहाँ कहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करे। हम लोग एसएचओ साहब को कहते हैं कि सर कैसे चलेगा यहाँ पे, इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम अस यू टेल अस, वी विल राइट टू योर हायर अथॉरिटीज कि भैया इस थाने में डेपुटेशन करो, यहाँ पे काम नहीं है, पेंडेंसी हो रही है चीज़ों को लेके। बट देखो, इंटरनल पॉलिटिक्स ही हर फील्ड में चलती है, चाहे वो आपका किसी भी महकमा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। तो फिर वो भी इस चीज़ को प्रेस नहीं करते। बट तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारे देश में रोजगार की कमी है, बेरोजगारी भर भर के है, ठीक है, और देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की भी कमी है, सरकारी डिपार्टमेंट्स में। You are अगर very आप right. बात करोगे, अगर आपने पुलिस की बात करी, पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा कमी है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की, जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हैं, उनकी कमी है, हवलदार्स की कमी है, ताकि मैनेज ही नहीं कर पा रहे वो, उनके पास 4-4 दिन तक वो वहीं पे सो रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली न्यूज देखी होगी कि एक स्टेट के अंदर सारे के सारे उनके वेपन चेक करने विद कैमरा पहुंचे और उनके वेपन ही नहीं चले। ये तो दिस इज अ वेरी रिसेंट न्यूज विच हैज बीन सर्कुलेटेड एंड ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिशियल जो वहां पे गया था चेक करवाने के लिए, और वो बड़ा प्राउडली गए थे कि यार हम देखते हैं कि हमारे थाने के अंदर कौन कौन से वेपन कैसे कैसे चल रहे हैं। सर, कमी नीयत की है, पैसे की कमी थोड़ी है। किसकी नीयत की कमी है यहाँ पे? कौन है? जो लोग डिप्यूट करते हैं इनको, आप लोग नौकरियां खोलो। अब हमारी इकोनॉमी किस किस को पाले? अब ये चीज़ें डाइवर्ट हो रही है, आउट ऑफ लॉ जा रही हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर यहाँ पे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होंगे, डेप्यूटेशन होगी, सर सारी चीज़ें छोड़ो, जजेस की कमी है। वही जजेस। रेशो देखो ना आप, रेशो क्या है आज के टाइम पे। मैं अभी रिसेंटली ही जस्टिस मनमोहन का इंटरव्यू सुन रहा था एंड ही हैज स्टेटेड द सेम फैक्ट। ही वाज द चीफ ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट, नाउ ही इज ही इज अ सुप्रीम कोर्ट जज। बहुत बढ़िया बंदे हैं, पर क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बिल्कुल वो कह रहे हैं कि रेशो देखो आप, नंबर ऑफ केसेस देखो, नंबर ऑफ लोगों के ऊपर आप जजेस देखो, इतना कम है। तो इसके अंदर जजेस की भी कमी है कि जो आपका पॉपुलेशन रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा डेंसिटी है, जो बाहर चले जाते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम है, इसी वजह से पेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि पुलिस का रोल क्या रहता है और जज का रोल क्या रहता है। पुलिस का ये रोल रहता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आपको भी प्रोएक्टिव तरीके से यू हैव टू फॉलो अप्स विद द पुलिस। आप अगर खाली एक कंप्लेंट लिखा के बैठ गए घर पे कि हाँ जी अपने आप पुलिस वाले कर लेंगे, कोई नहीं करता। या तो पीछे पड़े रहो तो कोई नहीं करता। इसलिए आपको फॉलो अप्स करने ज़रूरी है। आपका आईओ काम नहीं कर रहा, आप एसएचओ से बात करो, एसएचओ काम नहीं कर रहा, एसीबी से बात करो, एसीबी काम नहीं कर रहा, डीसीबी से बात करो। देखो जी, धक्के तो खाने पड़ेंगे, बट अगर आपको काम करवाना है तो करने पड़ेंगे। या तो भैया आपके पास पावर हो, आप किसी गद्दी में बैठे हो तो आपका फ़ोन पे काम होता है, या तो आपके पास पैसा हो
कि आप पैसा फेंक रहे हो तो आपका काम होगा, लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो तो आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस करने के लिए थाने जाना पड़ेगा। आप सोचो कि बैठे बिठाए सब काम हो जाए, बैठे बिठाए कोई काम नहीं होगा। अब केस विनिंग की बात आई, अब ये हमने 3 इसके अंदर कैटेगरीज आपको बताया था कि लॉयर का क्या रोल हो गया, क्लाइंट का क्या रोल हो गया, जज का, पुलिस का क्या रोल हो गया। अब केस आप कहाँ पे डाल रहे हो ये भी बहुत देखने की बात है। अच्छा, नाउ देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, केस के अकॉर्डिंग भी होता है कि छोटा केस है, मतलब कैसे, किस हाँ केस देखो, के केस अकॉर्डिंग तो कोई कहाँ छोटा नहीं पे होता। डालना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है। एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब पैसों को लेके, कि अगर इतने अमाउंट से नीचे का केस है तो वो इस कोर्ट में जाएगा, अदरवाइज वो दूसरे कोर्ट में जाएगा। तो अगर आप ट्रायल कोर्ट्स में जा रहे हो, ट्रायल कोर्ट का मतलब ये होता है कि दिल्ली के अंदर मैं कहूँ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, ये सारी की सारी हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं। ट्रायल कोर्ट के अंदर आपने क्या स्ट्रैटेजी लेनी है? अब आपका सिविल मुकदमा है या आपका क्रिमिनल मुकदमा है? सिविल केस के अंदर अगर आप ट्रायल कोर्ट में जा रहे हो, ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपका रोल ऑफ लॉयर वाली बात करी थी कि अगर आप, पता है क्या होता है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, व्हाट आई हैव फेस्ड इन माय थिंग, कि इतने इतने साल हो गए, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, कहना तो नहीं चाहिए, मेरे को खुद को बुरा लगता है कि प्रोफेशन का बुरा हाल हो गया है। कैसे? प्रोफेशन का बुरा हाल इस वजह से हो गया है बिकॉज ऑफ फेक लॉ डिग्रीज। अच्छा। जी, दिल्ली तो वेलकमिंग एटीट्यूड है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर काम करने। हर किसी के पास एलएलबी की डिग्रीज। डिग्री हो तो अच्छी बात है ना सर, हम तो चाहते हैं कि आप एलएलबी की डिग्री लेकर आओ, आप काम करो, आप प्रैक्टिस करो, अच्छा। लेकिन आपके पास डिग्री ही नहीं है। आपने जैसे तैसे करके कोई कागजों का इंतजाम कर दिया, आप किसी वकील के पास मुंशी लग गए, 10 साल आपने सीख लिया, उसके बाद आप काला कोट बैंड पहन कर कोर्ट में आ गए और अच्छा, आप वकील बन गए। ये वही है जो गेट पे खड़े रहते हैं कि 500 देखो, रुपए में मैं आपका वो ऐसे करवा किसी देंगे। को कुछ नहीं कहूँगा सर, ऐसा है कि ये तो बेरोजगारी वाली बात है सर। वहाँ पे एक अच्छे कॉलेज का बच्चा भी गेट पे खड़ा हुआ है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, ठीक है, तो हम उस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई गेट पे खड़ा है या किसी वो चेंबर में बैठा है। क्योंकि सर हमने ऐसे ऐसे बंदे हैं, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गूगल करोगे, जिनके पास मर्सिडीज है हम्म। लेकिन उनकी लॉ डिग्री चैलेंज हो रखी है। अच्छा। वी कैन नॉट टेक द नेम्स ओवर हेयर। तो इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इट इज़ रिलेटेड कि हाउ यू मेक फूल ऑफ पीपल। तो इन लोगों की वजह से जो है वकीलों का नाम बदनाम हो रखा है। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैं कहता हूँ भाई साहब ये मेरे को 2 लाख रुपए लेंगे काम करने के, कहते हो सर ये तो बहुत ज़्यादा पैसे, हम तो देंगे नहीं, वो फला वकील साहब है वो तो कह रहे हैं 25,000 में काम करा देंगे आपका। तो हम कहते हैं भैया आप करा लो। वो 25,000 में ले लेते हैं और 25,000 भी गए, उसके बाद उनको वकील साहब भी नहीं मिले, कहाँ चले गए। वो यही चीज मैं बोलने वाला था कि कहावत है ना, एक पंजाबियों के अंदर कहावत है कि जी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन। यही चीज मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ कि एक अच्छा लॉयर कैसे ढूंढा जाए। क्या प्रो टिप्स आपकी तरफ से होगी? लेकिन अभी इसको करते हैं हम कवर, क्या बोलते हैं, विन कैसे करना है, केस तो कैसे हाँ जी, जीता अब हम जाए। आ जाते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर। ट्रायल कोर्ट में आपकी जो है ड्राफ्टिंग्स आपकी बहुत जरूरी ठीक है। है। ठीक है, अब वो जमाने चले गए जी, क्योंकि आज के टाइम पे इंप्रेशन क्या है, जो भी क्लाइंट मिलता है, हाँ जी वकील साहब चेम्बर कहाँ है आपका, आप ये बताओ। अच्छा। तो सबके पहले जो वकालत होती थी वो चेम्बर बेस्ड होती थी। जो वकील साहब तीसजारी में बैठे हैं उनका तीसजारी में चेम्बर है, वो सिर्फ तीसजारी ही बैठे हैं। जो हाई कोर्ट बैठा है वो हाई कोर्ट बैठा है, जो पटियाला हाउस बैठा है वो पटियाला हाउस बैठा है। टुडे व्हेन वी स्टार्ट आवर कार इन द मॉर्निंग, हम सुबह पटियाला हाउस है, शाम को तीसजारी है, दोपहर को हम हाई कोर्ट है। तो वी हैव, इट इज़ बिकम अ डायनामिक थिंग। तो हमें सब जगह जाना पड़ता है, सब एरिया में कवर करने पड़ते हैं। सो यू हैव टू सी कि आपका जो लॉयर है, पहली बात कि क्या आपकी बात को अच्छे तरीके से कोर्ट में रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा। ओके। ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और ये चीज आप कब देखोगे? जब आप कोर्ट में लॉयर के साथ खुद खड़े होगे। 90% जो लोग हैं वो कोर्ट जाना ही नहीं चाहते। किसी का कोई बिजनेस चल रहा है, कोई जॉब में है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कोर्ट केस लड़ा है, बट कहते जी हम तो नहीं जाते कोर्ट में, वकील साहब आप देख लो, तारीख ले लेना। भाई क्यों ले ले कोर्ट में वकील साहब तारीख? काम करने के लिए जा रहे हैं, तारीख लेने के लिए जा रहे हैं। दिस इज द थिंग विच इज लैकिंग इन अ क्लाइंट। अब वो क्लाइंट इस चीज को लैक करता है
और सारा का सारा बर्डन आ जाता है सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम ही खराब है जी। और इसी की वजह से केस लंबा चलता रहता है। बिल्कुल केस लंबा चलता है। अब इसमें भी देखो सर, दो दो साइड है। अब मैंने केस आपके ऊपर डाला, मैं तो प्रेस करूंगा मेरा केस जल्दी से जल्दी चले। अब आप दूसरी तरफ खड़े हो, अब आप चाहोगे जी केस लंबे से लंबा चले। इस चीज का जो बैलेंस है ना, वो आदमी जो गद्दी पे बैठा है वो बेवकूफ नहीं है। ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, ही इज फुली अवेयर। अब तो कानून की आंखों से पट्टे भी हट गई। तो अब जो नई हमारी लेडी ऑफ जस्टिस है आज के टाइम पे, सो नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। अंधा कानून नहीं रहा, अब कानून की आंखें हैं। आंखें थी पहले भी, हम्म, दिखता सब कुछ है, सुनाई सब कुछ देता है। वो जो आखिरी में कलम चलती है ना जज साहब की, वो जब वर्डिक्ट आता है तो सब पता लग जाता है पिछले 2 साल में 3 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। So these are the short tips ki how to win a case. So it is very important for a client to come on every date. He should observe things, what is going on. क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट आए नहीं, हाँ जी फ़ोन आ जाते हैं, हाँ जी वकील साहब क्या हुआ मैटर के अंदर। हम बता देते थी आज के टाइम पे ये वाला स्टेज था, हमने ये काम करा, ये आपकी डेट लग गई। उनके लिए तो अगली डेट ही है। लेकिन जब आप कोर्ट में आते हो, आप अपने लॉयर के एफर्ट्स देखते हो कि भैया आपके लिए वो कोर्ट में लड़ा है जो काम नहीं हो रहा था। हो सकता है कि कोर्ट इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो उस टाइम पे कि कई बार जज का मूड भी देखो। मैंने खुद देखा सर, समटाइम्स जजेस के पास 100+ केसेस होते हैं एक दिन के अंदर। अब 100+ केसेस के अंदर ह्यूमनली पॉसिबल वो एक मैटर को कितना टाइम देगा। बिल्कुल। जजेस आर स्लीप डिप्राइव्ड, दे आर नॉट एबल टू स्लीप। ये बहुत कंट्रोवर्सी चलती है कि वकीलों की तो छुट्टी होती है, कोर्ट बंद रहते हैं एक एक महीना, और सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां। सर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जजेस जाते हैं अपने घर, मैं हाई कोर्ट जजेस की बात कर रहा हूँ जो मैंने देखे हैं, उनके बस्ते अलग चलते हैं, बैग अलग जाएंगे, लॉ रिसर्चर्स अलग जाएंगे, घर बैठ के जजमेंटें डिक्टेट हो रही हैं, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। तो क्या नींद है, कहाँ सोते हैं वो। और जब वो फ्रेश माइंड से नहीं आएंगे तो अगले दिन उनको देखो जस्टिस डिलीवर करना है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी पोजीशन है कि जो मुंह से उनके निकल गया ना, दैट इज द लॉ। किसी हाई कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दे दिया तो निचली कोर्ट तो बाउंड डाउन हो गए। तो दे नीड टू, मतलब एक प्रॉपर उनको भी ज़रूरत है, एक फ्रेश माइंड से आप आओ। कितना फ़र्क पड़ता है देखो जी, हम लोग तो आज के टाइम पे लॉयर्स हैं, कोर्ट के अंदर हम एक दिन में कितने केस करेंगे, 3-4 केस कर लेंगे। बिल्कुल। और 3-4 केस के लिए हम प्रिपेयर होके चलते हैं। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर। अब ये चीज़ भी उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा वकील क्या करता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर। पहले इसको कंक्लूड करते हैं जो कि जीते कैसे। इसी तो को मैं आपने बता रहा हूँ, ये बस कंक्लूड ही अच्छा, कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द लॉयर कि जो फाइल जज के सामने पड़ी है वो उसको इस तरीके से पढ़ाए कि वो सोच कर आए जी इसको कुछ नहीं पता, अच्छा। ही डजेंट नो एनीथिंग। तो इट इज माई ड्यूटी टू मेक इट सो सिंपल एंड कन्वीनियंट एंड क्रिस्प कि मैं अपनी बात को 2 से 3 मिनट में इस तरीके से रख सकूं कि जज को समझ में आ जाए, हाँ जी ये मुद्दा है ना आपका, तो उसके हिसाब से वो वर्डिक्ट हो जाए। आप बात को गोल 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 घुमाई जाओगे या किताब खोल के वहां पे आप पढ़ना शुरू कर दोगे, अल्टीमेटली इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी बोला था कि है ना, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल करो, सिंपलाइज करो, ताकि है ना जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल जनता है, वो भी आपकी बातों को समझ पाए। देखिए लैंग्वेज की बात, मैं तो जी देसी वकील हूँ आज के टाइम पे, इंडिया से पढ़ा हुआ हूँ। बाहर से लोग आते हैं आज के टाइम पे, उनकी वोकैब इतनी हाई होती है। अब आप ये देखो ना कि व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग इन कोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हो। बिल्कुल। हिंदी में भी आर्ग्यूमेंट होती है, इंग्लिश में भी आर्ग्यूमेंट होती है। व्हेन यू आर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। और इतनी अंग्रेजी बहुत है जिसमें आपका काम हो जाए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश अगर आप डाल दोगे ना, तो जी जज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साथ में खोल के बैठेगा, ना दूसरे वकील के पास टाइम है। मैं उस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बिकॉज द क्रीम ऑफ द लॉयर्स दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, और बहुत अच्छी बात है, यूज़ करें। नहीं, अगर मैं वो बता रहा हूँ, जैसे अगर नॉर्मल पर्सन है जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, लॉयर ऐसी लैंग्वेज में मतलब इस तरीके से वो सर पेपर नहीं, लिख के देते हैं कि वो भी नहीं समझ पता है पाते। क्या है, वो समझ आ ही नहीं सकती किसी को, वो किसी को नहीं समझ में आ सकती, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लॉ माइंड एंड अ नॉन लॉयर माइंड।
एक आज के टाइम पे देख, एक लॉ ग्रेजुएट होता है ना और एक वकील होता है जिसने 10 साल काम करा हो, उन दोनों के माइंड में भी फ़र्क होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ से। देखिए, जब ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, एक तो जो जजेस हो गए, अब जो हमारे कोर्ट्स के अंदर जज बैठते हैं, वो जो होते हैं उनके पास लॉ डिग्री होती है, वो अपना एग्ज़ाम पास करते हैं, वो जज बनते हैं। या हाई कोर्ट के अंदर आज के टाइम पे आपकी एलिवेशन सीधा होती है फ्रॉम अ लॉयर टू जज। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जज बैठते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आज के टाइम पे, दिल्ली के अंदर उसकी बेंच है, तो उसकी बहुत वाइड जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली भी आता है उसके अंदर, पंजाब भी आता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के बहुत मैटर्स भी हमने करे। सो देर आर उसके अंदर जुडिशल मेंबर की जात, एक्सपर्ट मेंबर भी बैठते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है अपनी चीज़ के अंदर। आर्बिट्रेशन होती है, अब आर्बिट्रेशन के अंदर इंजीनियर्स भी बैठते हैं। तो जो लीगल माइंड है वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किसी और को वो चीज़ समझा सकें या सिखा सकें, तो वो काम वकीलों पे छोड़ दो। तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट वो रहता है, क्योंकि जो बेयर एक्ट है अगर मैं आपको दे दूंगा, आप जो पढ़ोगे उसका आप एक अलग मतलब निकालोगे। मेरे को 13 साल हो गए, मैं पढ़ूंगा, मैं उसका एक अलग मतलब निकालूंगा। वही किताब मैं एक डेजिग्नेटेड सीनियर के पास लेके जाऊंगा, वो मेरे से भी बेटर इंटरप्रिटेशन कर देगा। वर्ड्स वही हैं। अब वो उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं आज के टाइम पे, अपना एक्सपीरियंस, जो उन्होंने देखा कि बेटा ये सेक्शन के अंदर तो अब ये जजमेंट आ गई है, इस टाइम पे ये कानून अपहोल्ड हुआ था, तो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। बट वो एक एड ऑन प्लस पॉइंट हो जाते हैं। एक्सपीरियंस ऐड हो जाता बिल्कुल, हम भी डेजिग्नेटेड सीनियर्स के पास जाते हैं, हम उनको ब्रीफ करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा जो विजन है वहां तक अभी नहीं पहुंचा, तभी तो इसको प्रैक्टिस कहा जाता है। जब नई नई वकालत मैंने करी, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल बाद पूछो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर Practice रहे कर हैं। रहे हैं। कह रहे अभी तक प्रैक्टिस ही करी जा रहा है, वकील नहीं बना। भैया पूरी जिंदगी ही प्रैक्टिस करी जाती है। तो वी आर कंक्लूडिंग दिस नाउ, दीज आर द एस्पेक्ट्स कि जो कि ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों को आप साथ लेके चलोगे तो आप वेरी श्योर देयर इज द लाइकलीहुड कि आप केस कोर्ट में जीतोगे। अब इसकी गारंटी मत ले लेना आप कि हाँ जी ये वाली टिप्स फॉलो होंगी तो अब देखिए, ये ट्रायल कोर्ट की बात थी, अब हम हाई कोर्ट में आते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर केस जीतने की क्या स्ट्रैटेजी होती है। जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट की 2 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है। एक आपकी डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन हो गई, जो आपका रेट जुरिस्डिक्शन है। दूसरा, मोस्टली हाई कोर्ट के अंदर अपील्स आती है। तो अपील के अंदर जो आप फैक्ट्स जो आप ट्रायल कोर्ट में बना रखा होता है ना आपने, वो दैट इज़ द बेडरॉक। अब आप फैक्ट्स के साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो आपका इंटेलेक्ट आता है वो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर आता है कि अब कानून इसमें क्या कहता है, क्या नहीं करता। उसके अंदर भी अब आपको उस तरीके का, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, तो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए वकील की, इतनी इंग्लिश होनी चाहिए ठीक ठाक कि आज के टाइम पे वो अपनी बात को कह सके। कानून की इतनी समझ होनी चाहिए कि वो आपका जो लॉ पॉइंट है वो कोर्ट के सामने रख सके। बाकी जजेस आर ऑल्सो वेल वर्स देयर। मोस्टली जो है मैं कहूँगा 50% जजेस जो है उनके पास ऑलरेडी एक ब्रीफ नोट होता है अपनी फाइल के अंदर, जो उनको पता होता है कि किस तरफ लेके जाना है। अब उसके अंदर एड ऑन ऐसा होता है आपकी रिसर्च की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप SCC मनुपात्रा, ये 2 वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर दीज आर पेड वेबसाइट्स। अब आप इसके अंदर लॉ सर्च करते हो कि व्हाट आर द जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या है क्या नहीं है। इससे पहले आपको मैनुअली सर्च करना पड़ता था किताब में ले लेके। आपकी रिसर्च अच्छी है, आप उस रिसर्च को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, जज उसको अप्रिशिएट करेगा एंड डेफिनेटली यू विल विन। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ना दोनों कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन बहुत है। कानून में जो लिखा है उसके बियॉन्ड भी अगर वो आपको कुछ रिलीफ देना चाहे वो बिल्कुल दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है वो रिलीफ देना। अगर आपका कुछ ऐसा केस फंसा हुआ है कि आपको पता है कि हाँ कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये जज की डिस्क्रिशन की बात होती है। नाउ इन दीज थिंग्स व्हाट आई रिकमेंड, यू गो फॉर अ फेस वैल्यू। अब कुछ लॉयर्स हैं जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे डेवलप अ फेस वैल्यू इन कोर्ट, गो एंड ब्रीफ देम एंड डेफिनेटली आपका जो एक आउटकम है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। एक ही जज शायद कुछ और ऑर्डर करे और दूसरा जज उसी चीज़ पे शायद कुछ और ऑर्डर करे। आपका रोस्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा जज कौन से रोस्टर में बैठा हुआ है। इस चीज़ की समझ आपके वकील को होनी चाहिए।
ओके। अगर ये चीज़ की समझ आपके वकील को नहीं है तो इफ़ यू आर लकी यू विल गेट द आउटकम एंड यू विल बी वेरी अनलकी कि आपको पता है कि शायद अगर इस जज साहब की जगह कोई और जज साहब बैठे होते तो मेरे को रिलीफ मिल जाता। क्योंकि सर जजेस की भी ना अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, उन्होंने इतने साल काम करा होता है। अगर सिमिलर रोस्टर आ जाता है तो इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम ऑल्सो कि उन्होंने 30 साल 40 साल उस फील्ड में काम करा है, तो मेरे को 2 मिनट लगेंगे वो बात समझाने में। हम्म। शायद कोई और अगर कोई बैठा हो तो समझेंगे, वो भी उनकी जिम्मेवारी है, तो उनको समझाने के अंदर जहाँ 2 मिनट लगेंगे वहाँ मेरे को 20 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। सो इट हेल्प्स यू। हम्म। सो टू कंक्लूड ये पॉइंट्स है भैया, ये तो आप नोट कर लो कि अगर आपको कोर्ट में केस जीतना है, सबसे पहले अपने फैक्ट्स जो है आप अपने वकील को पूरे ढंग से तरीके से बताएंगे। ठीक है। इसमें कुछ फालतू अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे इसको ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है। ठीक है। क्लाइंट के रोल की बात बता रहा हूँ, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट, ट्राई टू बी प्रेजेंट। जब जब आपका मैटर हो आप कोर्ट के अंदर आइए, प्रेजेंट होइए। अपने वकील को चूज़ करने से पहले बिल्कुल ठोक बजा के चूज़ करिए, देखिए कि क्या वो आपकी चीज़ समझ पा रहा है, आपकी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कोर्ट के अंदर। और थर्ड कि जब आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है आप कितना फॉलोअप कर सकते हैं। आप अगर नहीं फॉलोअप कर सकते देन प्लीज़ रिक्वेस्ट योर लॉयर टू डू फॉलोअप्स फॉर यू, सो he'll do it. Most of the lawyers, they don't go to police stations and all, वो they avoid going to police station. अच्छा। बट फॉलोअप करने की जहाँ तक बात है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड अ लॉयर। वो सबका अपना पर्सनल रिलेशन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर केस। ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा लॉयर ढूंढा कैसे जाए, क्या टिप्स हैं और क्या क्या देखना चाहिए एक यार ये नॉर्मल तो पर्सन को? सर वही वाली बात हो गई कि अच्छी बीवी कैसे ढूंढी जाए। देखो देर इज नो डेफिनेशन, देर इज नो डेफिनेशन। अब आप शादी करने के लिए रिश्ता देखने जाते हो, अब क्या देखने जाते हो कि भैया हाँ कि मेरे कुछ चेकलिस्ट है, तो उस चेकलिस्ट के अंदर वो फिट हो रही है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है। अब आप लॉयर है आज के टाइम पे, तो आपने देखो जी ब्याह तो करना नहीं है, आपने अपना काम कराना है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि पहली बात आपका बजट, आपका बजट क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम तो जी कोर्ट कचहरी में जब पढ़ते हैं ना आज के टाइम पे तो बहुत खर्चा हो जाता है। बिल्कुल खर्चा होता है जी। आपको अगर मर्सिडीज़ खरीदनी है तो आपको मर्सिडीज़ के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपको बस में ट्रैवल करना है तो फिर आप बस में ट्रैवल करो। गाड़ी आपको वहाँ से वहाँ पहुँचाएगी, बस भी आपको वहाँ से वहाँ पहुँचाएगी। नाउ हाउ मच कंफर्ट डू यू वांट, इट इज़ योर चॉइस एंड फॉर दैट चॉइस यू हैव टू पे। अगर आप नहीं पे कर सकते, आप एक बजट रिस्ट्रेन करके चलो कि जी मेरा ये बजट है, मेरे को इस बजट के अंदर एक लॉयर चाहिए, तो आप अपने बजट को डिफाइन करके चलो। आप अपनी ईजमेंट देखो, व्हाट आई प्रेफर कि आपका जो वकील है ना वो आपके रीच में होना चाहिए, कि ट्राई टू फाइंड अ लॉयर विच इज़ नियर बाय योर प्लेस, ओके। सो यू कैन ईजीली कम्युनिकेट। बिकॉज सर इन आर प्रोफेशन हमें नहीं पता कि हमारे सुबह का है हमारी शाम का है। अब एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई किसी के साथ, और किसी क्लाइंट ने मुझे बोला कि हाँ जी सर 4 बजे हम लोग टाइम फिक्स करते हैं। कभी कभी सर कोर्ट में ही हमें 5 साढ़े 5 बज गए, अगर मेरे को बहुत बुरा लगेगा अगर मैं उसको मना करूँगी यार देख मैं 4 बजे तेरे से मिल नहीं सकता। तो अगर वो आपके घर के पास रहता है तो 4 बजे की जगह आप उसको 5 बजे भी बुलाओगे तो वो आ जाएगा। बिल्कुल। तो दिस इज हाउ यू मेक अ रिलेशन, कि आप अपने घर के पास देखो, ही शुड बी वेल वर्स्ड। असली लॉ डिग्री होनी चाहिए भैया उसके पास। तो लॉ डिग्री क्या मांगेंगे कैसे हैं? पहले नहीं पहले ये बोलो कि लॉ डिग्री दिखाओ ये तो अपनी। मजाक की बात है। देखो ऐसा है कि कई लॉयर्स तो अपनी लॉ डिग्री डिस्प्ले करके भी रखते हैं, बट इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। कि देखो एज अ क्लाइंट आप अपने वकील से नहीं वो बोल सकते कि भैया अपनी लॉ डिग्री आप दिखाओ, बट द थिंग इज दैट कि ऑब्वियसली आप किसी ना किसी के रेफरेंस से ही जाओगे उसके पास। ठीक है। नहीं, रेफरेंस तो अलग चीज़ है ना, वो तो ऑब्वियसली पता है, क्रेडिबिलिटी है। लेकिन अगर आप किसी, देखो हर किसी के पास नहीं होता एक्सेस कि भाई किसी के घर में केस चल रहा है कोई बता दे लॉयर, लेकिन नॉर्मल केसेस चल रहे हैं जैसे छोटे मोटे केस हैं, ठीक है, वो जा रहा है वहाँ पे कोर्ट में गया जैसे वो, तो वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो उसके पास आते हैं, हाँ जी बताओ क्या केस है, क्या करना है बताओ, हम कर देंगे ये वो, तो उनको लेके चले जाते हैं। जैसे पालिका जाते हैं ना, पालिका में जी आइए टैटू करवा लीजिए, ठीक है, तो वैसे आते हैं। इसके अंदर पता है क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना ये छोटी मोटी केसेस तक ही लिमिटेड है। जैसे आपको जैसे चालान हो जाते हैं तो लोक अदालत लगती है, तो बहुत सारे लॉयर्स हैं वो कहते हैं आप हमारे से करा लो, हम आपका लोक अदालत में चालान फ्री करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं तो खुद एडवाइस करूंगा कि भैया जाओ, बिल्कुल जाओ, इन्हीं से ही काम करवाओ,
क्योंकि इन कामों के लिए कि अगर आप बड़े लॉ ऑफिस के अंदर अगर आप आओगे ना, तो 100 रुपए के आपको 500 रुपए खर्चने पड़ेंगे, तो आप मत आओ। द थिंग इज दैट आपके स्टेक्स क्या है, व्हाट इज ऑन योर होल्ड। आपको बेल करानी है, आपका कमर्शियल डिस्प्यूट है, आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फाइंड अ लॉयर। चलो हम एक डिस्प्यूट ही पकड़ लेते हैं। जी ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जी। जैसे, ठीक है, उसमें एक पर्सन को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे लॉयर की तलाश करनी चाहिए, मतलब वो टिप्स बताओ आप मुझको, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, आई बिलीव मैट्रिमोनियल जो है ना आज के टाइम पे, मेजोरिटी ऑफ द लिटिगेटिंग लॉयर्स दे आर डूइंग मैट्रिमोनियल थिंग, एंड मेजोरिटी ऑफ देम दे आर डूइंग गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि वकील इसमें बेकार होते हैं, बात सारी की सारी वही है। इसमें मैट्रिमोनियल की बात नहीं है, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो बेल हो। लेकिन अगर आपका वकील अच्छा है तो वो चीज़ वो नोट करेगा कि वो सारे की सारी पॉइंट आपके ड्राफ्ट के अंदर ज़रूर हो। ड्राफ्टिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं इसको 10 बार ही हाईलाइट करूंगा, क्योंकि ड्राफ्ट के टाइम पे आपको थोड़ा समय अपने लॉयर के साथ बैठ के अगर आप अच्छे से एक ड्राफ्ट आप बनवा लोगे ना, और उसके बाद खुदा ना खास्ता आप वो केस हार जाते हो, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओगे, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर सीनियर लॉयर्स टू गेट यू रिलीफ बिकॉज ऑफ द ड्राफ्ट विच यू हैव ऑलरेडी मेड। तो इसलिए आप वो लॉयर ढूंढो कि आपको जो लगता है कि आपका ड्राफ्ट जो है वो अच्छे तरीके से बना पाए। डोंट इंसिस्ट मच ऑन फैक्ट्स, ओके, द लॉयर विल चूज व्हाट फैक्ट्स टू राइट और व्हाट नॉट टू राइट। जहां तक रही लॉ की बात, अगर आपके स्टेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है ना, कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को पक्का ही पक्का करना है, तो आप एक लॉयर से ड्राफ्ट बनवा लो, किसी सीनियर लॉयर के पास जाके उससे चेक करवा लो। गो टू अ सीनियर लॉयर, गेट इट चार्ज। देखो देखो उनकी रीडिंग चार्जेस होते हैं, उनकी रीडिंग फीस होती है, आप चेक। डॉक्टर्स के पास भी तो हम जाते हैं ना आज के टाइम पे। मेरी तबीयत खराब है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे दवाइयाँ ले ली, अब मैंने हफ्ता दवाई खाई है, मेरे को नहीं असर आया, तो मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल के पास चला गया टू द क्रॉस चेक कि सर ये देखो ये मेरी रिपोर्टें हैं, सो एंड सो थिंग इज हैपनिंग, यू प्लीज टेल वेदर आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक और नॉट। बिल्कुल तो आप इसको कॉर्पोरेट करा लो, इसको चेक करा लो। ठीक है। अब जतिन जी मुझे ये बताओ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, घर में डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली केस है, ठीक है, फैमिली में डिस्प्यूट है, या कोई भी ऐसा कमर्शियल डिस्प्यूट है, बिजनेस में हो गया है, वो चाहते हैं कि हम जाए ना कोर्ट, केस फाइल ही ना करें, वो नॉर्मली उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो उसमें एक लॉयर का कैसे उसके अंदर रोल आता है, क्या लॉयर कर सकता है उसमें, उनको कैसे हेल्प कर सकता है। देखो, दिस इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, एंड आज के टाइम पे इवन द सुप्रीम कोर्ट इज एम्फसाइजिंग ऑन इट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। एक एडीआर करके कॉन्सेप्ट है, ओके, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपका कोई डिस्प्यूट है, आप कोर्ट में नहीं आना चाहते, अब कोर्ट के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, टुडे मीडिएशन इज वन ऑफ द अपग्रोइंग थिंग्स। इवन मीडिएशन का अब एक्ट भी बन गया है। मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता, जिसको हम बोलते हैं। आप लोग टेबल पे बैठ के, जैसे पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग घर में बैठ के बात करते थे, हाँ जी क्या हो गया आपके बीच में, क्या सुलह नहीं करवाते हुआ, थे। सुलह कराते थे। तो मीडिएशन इज वन ऑफ द थिंग इन विच इट इज़ अ विन विन सिचुएशन वेयर यू कैन गो टू अ मीडिएशन सेंटर। मैं बताता हूँ आपको वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, और आपके बीच में जो डिस्प्यूट है वो दोनों पार्टीज मिल के ही रिजॉल्व करेंगी। बट सिर्फ जो मीडिएटर का रोल होता है वो उसको है कि उसको फैसिलिटेट कैसे करा जाए। डिस्प्यूट कब अराउज होता है आज के टाइम पे? व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन, दोनों पार्टीज के बीच में कोई फ्रिक्शन है, किस चीज़ को लेकर हो गई, मैट्रिमोनियल को लेकर हो गई, फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेकर हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर हो गई। इवन फाइनेंशियल की बात अभी निकली है, मैं आपको बता दूं। अब जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट बना है नया, ये स्पेसिफिक, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, 12A का प्रोविजन है कि इसके अंदर आपको प्री लिटिगेशन मीडिएशन करनी ही पड़ेगी। अब प्री लिटिगेशन मीडिएशन का मतलब यही है कि जो लिटिगेशन से पहले हो। ओके, अब आपने कोर्ट में केस डालना है। अब हम दोनों व्यापारी हैं आज के टाइम पे, मैंने बोला भाई साहब मैं 10 लाख रुपए का माल दिया आपको, आप पेमेंट करो। अब आपने बोला भाई साहब कि पेमेंट तो मेरे से नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अब द टाइम विल स्टार्ट टिकिंग ऑन मी बिकॉज आई हैव लिमिटेशन। अगर मैं लिमिटेशन से आपके ऊपर एक्शन नहीं लेता और आपकी बात को मान ही लेता हूँ, तो मैं तो कोर्ट में केस फाइल करने लायक भी नहीं रहूँगा। बिल्कुल। मैं लॉयर के पास जाता हूँ, लॉयर को बोलता हूँ हाँ जी ऐसा ऐसा करके हो गया है।
वो 12A की कंप्लायंस करेगा। कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेंटर्स हैं, ऑल लॉयर्स नो। 1,000 रुपये की फ़ीस कटती है। अब मैं 1,000 रुपये बचाने की भी एक टेक्निक बताऊंगा लास्ट में। तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, दूसरी पार्टी का नोटिस सर्व होता है एंड यू आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड यू आर डिसाइडिंग कि ऐसा है कि सर मेरे पास आज के टाइम पे इतनी पेमेंट नहीं है, देखो मैं भी व्यापारी हूँ, मैंने भी धंधे में रहना है, आपने भी धंधे में रहना है, ऐसा करते हैं किस्तें बांध लेते हैं, मैं आपको 2-2 लाख रुपए करके दे दूंगा। यू आर सेफ। आपका लिटिगेशन में जो पैसा लगता, आपका लिटिगेशन में जो टाइम लगता, वो आपका सारा का सारा बच गया। बिल्कुल। आपको 2-2 लाख करके पेमेंट आ जाएगी। अब आपको लगता है जी वो जो एग्रीमेंट उसने साइन करके दे दिया, कल को वो मुकर गया तो फिर क्या करेंगे हम? नाउ दैट एग्रीमेंट विच हैज बीन मेड, इट इज एज गुड एज अ कोर्ट डिक्री। जब वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद आप सीधा कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हो कि हाँ जी ये हमारी रजामंदी हो चुकी है। अब उसके लिए आपको पूरा केस नहीं लड़ना। अब आप जो केस डालोगे वो कोर्ट में केस जाएगा कि ये एडमिटेड है कि इतना अमाउंट आपने मेरे को देना है। अब कोर्ट आपसे पैसा निकलवाएगी। बिल्कुल। अब आपका दिवालिया निकल गया जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खड़े हो गए, तो फिर ऑब्वियसली अब जो आपके एसेट्स हैं वो आपके अटैच होंगे। दिस इज अ लॉ प्रोसीजर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट हाउ दैट मनी वुड बी रिकवर्ड। तो मीडिएशन इज अ प्रोसेस। अब आप मीडिएशन में जा कैसे सकते हैं? देखिए, मीडिएशन में जाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। MCPC करके एक कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ठीक है। जिसके अंदर वो मीडिएटर्स ट्रेन करती है और मीडिएशन को प्रमोट करती है। उसके बाद हम हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट में समाधान करके, दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट ओनली बिकॉज आई एम मोस्टली इन दिल्ली हाई कोर्ट, तो मेरे को बाकी हाई कोर्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो समाधान करके देयर इज़ अ मीडिएशन फोरम, वहाँ पर आप पैसे जमा कराइए। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ। मेरे ख्याल 10,000 रुपये के आसपास आपके पैसे लगते हैं। आप 10,000 रुपीज़ आप दीजिए, आपका मीडिएशन का नोटिस जाएगा। दूसरी पार्टी अगर वो नोटिस एक्सेप्ट करती है और आप मीडिएशन में आएंगे तो ही आपके वो पैसे लगेंगे, अदरवाइज वो नॉमिनल 1,000-1,500 रुपये काट के बाकी पैसे आपको दे देंगे। मैं इसलिए उस चीज़ को प्रमोट ही कर रहा हूँ। डेफिनेटली आई एम प्रमोटिंग मीडिएशन बिकॉज हाई कोर्ट के अंदर ना आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। आपको देखिए बहुत अच्छे आपके AC केबिन्स हैं, जो वहाँ पे मीडिएटर्स है, दे आर वेल ट्रेंड और मोस्ट ऑफ देम आर लिटिगेटिंग लॉयर्स। आपको एक मीडिएशन करने के लिए एक अच्छा एम्बियंस भी चाहिए। आप बैठे हो, आपको चाय कॉफ़ी सर्व हो रही है, आप एक पोलाइट मैनर में चीज़ों को डिस्कस करके ख़त्म करना चाह रहे हो। एंड जो लोग ये पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, तो इवन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। दिल्ली सरकार ने भी बहुत सालों से ये चीज़ चल रही है, लेकिन कभी ये ना प्रमोट नहीं हो पाती क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को इतना, मैंने नहीं देखा कैंपेन लगते हुए कि इस चीज़ की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। DDRS करके एक सोसाइटी है। अच्छा। तो दिस इज़ अ प्राइवेट सोसाइटी विच इज़ विद द दिल्ली गवर्नमेंट। ये दिल्ली सरकार के साथ एक प्राइवेट सोसाइटी है और इसकी दिल्ली के अंदर अराउंड 7 to 8 ब्रांचेज हैं। आप उसके अंदर मात्र 200 रुपये का फॉर्म भर के आप मीडिएशन का नोटिस आप भिजवा सकते हो। दूसरी पार्टी को जाएगा, फैसला हो जाएगा, आप लोग वहाँ पे बैठिए, आपके सेशंस चलेंगे, ट्रेन मीडिएटर्स होते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से आपके जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। काउंसलिंग्स होती हैं। तो समटाइम्स आई थिंक जस्ट टू सेव टाइम एंड मनी दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मीडिएशन जो है वो बिल्कुल प्रमोट करनी चाहिए। और व्हेन यू आर अराइव्ड एट अ मीडिएशन सेटलमेंट, और मज़े की बात ये है सारी की सारी, सपोज मैं कह रहा हूँ अब आपने मीडिएशन अगर करी और मीडिएशन आपकी नहीं हुई, तो जितने भी आपकी कन्वर्सेशन है दीज आर कॉन्फिडेंशियल। कल को ये नहीं होगा कि हमने मीडिएशन में ये बात करी थी, आपने वहाँ पे ये बात करी थी। तो व्हेन यू आर गोइंग इनटू कोर्ट दीज ऑल टॉक्स आर कॉन्फिडेंशियल। ये मीडिएशन मैंने आपको बताया जो कि थी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मतलब केस डालने से पहले। अब केस तो डल गया, केस डालने के बाद की मीडिएशन, केस डालने के बाद में मीडिएशन हो सकती है। कोर्ट इसमें रेफर कर सकता है, दोनों पार्टीज इसमें रेफर कर सकती है कि यू गो एंड यू सिट ओवर देयर। और इसके अंदर भी यही है, जैसे आपका कमर्शियल डिस्प्यूट है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस कि हर स्टेज के ऊपर केस प्रोसीड होने का तरीका होता है कि आपकी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई, आपके इश्यूज फ्रेम हो गए, एविडेंस हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फाइनल आर्गूमेंट हो गया। तो व्हेन इनिशियल स्टेज के अंदर जब इश्यूज फ्रेम वगैरह नहीं होते, आप अगर पहले ही मीडिएशन करके किसी फैसले तक पहुंच जाते हो,
तो सर जो आपकी कोर्ट फीस आपने जो कोर्ट में दी है ना, हम्म। यू आर इंटाइटल्ड फॉर अ रिफंड ऑफ अ 50% ऑन दिस। अच्छा। वहां से भी आपको पैसा बचेगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग प्रमोटेड। उसके बाद आर्बिट्रेशन है। देखिए वरुण जी, मीडिएशन के बाद आर्बिट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं बहुत ही सरल भाषा में बता देता हूँ। इट्स लाइक ए प्राइवेट कोर्ट, कि एक उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है और आपका जितना भी ट्रायल है वो आपका एक प्रोसीडिंग डे टू डे बेसिस पे चलता है। ठीक है। तो दो इट इज़ एक्सपेंसिव, आर्बिट्रेशन की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट जितने भी कंपनीज है दे प्रेफर आर्बिट्रेशन बिकॉज दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, दे वांट टू सेव टाइम। हम्म। तो पैसा देते हैं तो आर्बिट्रेशन चलती है। तो मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया ना, दीज आर द ऑप्शंस। अगर आपको कोर्ट केस अगर आपको नहीं डालना तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव है, एंड यू कैन गो इन ऑल दीज थिंग्स। आपने बताया था मीडिएशन में जैसे जो पैसे लगते हैं वो बचाए भी जा सकते हैं। हाँ, 1,000 रुपये की बात बता रहा था मैं। देखो, नाउ दिस इज़ अ लॉयर्स हैक। ये हैक है कि अगर आप कोर्ट से प्री लिटिगेशन मीडिएशन करवाते हो तो 1,000 रुपये की फ़ीस है 12 के अंदर। लेकिन अगर आप DDRS से मीडिएशन का नोटिस डलवाते हो तो आपकी 200 रुपये की फ़ीस है। अच्छा। तो यू कैन सेव ऑल दीज थिंग्स। एंड प्लीज़ 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 फॉर द व्यूअर्स मैं ये चीज़ बता दूं, भाई ये जो फीस है ना, ये वहाँ जमा होती है। हम्म। तो जो आपके वकील साहब के पैसे हैं ना भैया, वो दे देना उनको। अब ये मत बोल देना कि हमने पॉडकास्ट में सुना जी 200 रुपये लगता है, अब हमसे इतने पैसे क्यों मांग रहे हो। तो यार देखो, हमारे वकील भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। देखो, दे आर मेकिंग देयर एफर्ट्स, अपने घर से निकल रहे हो, देखो पेट्रोल आप स्टार्ट करो आज के टाइम पे, हाउ एक्सपेंसिव आर थिंग्स। आ रहे हो जा रहे हो, चीज़ें करवा रहे हो, तो 200 रुपये की तो फीस कट रही है। बिल्कुल। बट जो खर्चा है, ये खर्चा तो आपको देना पड़ेगा। वो आप वकील साहब से बात करो, जो उनको लेना है वो ले। तो जतिन जी, आजकल ना साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब हर किसी के फ़ोन में कोई ना कोई स्कैमर्स कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो मेरे यूट्यूब चैनल को हैक करने के लिए डेली मेरे पास ईमेल्स आती है। भाई साहब, ठीक है, तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? देखिए, साइबर इज़ अ अपकमिंग क्राइम। ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना कि आप हैरान हो जाओगे कि भाई साहब ये ऐसे भी होता है, ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं। इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प थिंग मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि साइबर क्राइम के अंदर एक हमारे क्लाइंट थे। ही वॉज वेरी ओल्ड क्लाइंट, ही इज़ अराउंड 75-80 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट, एंड पढ़े लिखे जेंटलमैन। भाई साहब, आप उनसे अंग्रेजी में बात करो, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, बिल्कुल वैसे वाले बंदे हैं, एकदम अच्छा। फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। कई बार मोस्टली हम ये कहते हैं ना कि साइबर क्राइम उनके साथ हो गया कि जी जी इनको अकल नहीं थी, लिंक दबा दिया, ये कर दिया। मैं सच बात बताऊं, मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन के अंदर भी आज के टाइम पे ई बैंकिंग ऑन नहीं करा रखी। अच्छा। उनका यूपीआई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने कोई बटन दबा देना है और एक ही दिन सीधा आके बोलना है कि जतिन देख। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि तू तो वकील है, हाँ। कि तू तेरे होते हुए अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या। तो ये भैया फ्री वाली लिटिगेशन हमने नहीं करनी, तो हमने बंद करके रखी हुई है। तो मैं आपको बात बता रहा था अंकल की। सो एक ना इम्पर्सनेशन वर्ड होता है। हम्म। इसका मतलब ये होता है कि somebody who is pretending to be somebody else। हम्म। उनकी डॉटर यूएस में रहती है, तो काफ़ी सालों से बात हुई नहीं उनकी। उनकी डॉटर ने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि पापा, आई नीड मनी, एंड मैं कोई प्रॉपर्टी ले रही हूँ, तो मेरे को सीरियसली चाहिए। एंड उन्होंने देखा कि यूएस का नंबर है, उन्होंने डीपी खोल के देखी, डीपी उसकी है। तो बीइंग अ फादर ऑब्वियसली यार, ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर हिज किड्स। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, कितने पैसे चाहिए आप बताओ। तो कहते पापा आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। 5 lakhs वॉज नथिंग फॉर अ प्रॉपर्टी। इसको लगा चलो बच्चे के 5 लाख रुपए शॉर्ट हो रहे हैं, मैं दे देता हूँ। उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद फिर एक और मैसेज आया कि पापा, आई नीड सम मोर मनी, आई थिंक दिस विल नॉट वर्क। तो ही कॉल्ड हिज हर डॉटर। ऑब्वियसली देखो, आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात ही कर लोगे ना। उन्होंने फ़ोन करा एंड ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो उनकी डॉटर थी ही नहीं। अच्छा। वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके। एंड ही आस्क्ड कि बेटा ये आपका तो नंबर नहीं है। तो चले पापा, मेरा कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ माई न्यू नंबर, ऐसे ऐसे करके मेरे को आ रही है, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आप ऐसे करके ना पैसा जमा करा दो। कॉन्शियसली उस आदमी ने 60 से 70 लाख रुपए अपनी सारी सेविंग्स अपने बच्चे के नाम पे दे दी। और हुआ क्या, एवरीथिंग वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज गॉन, सब स्कैमर पे। सब स्कैमर पे। एंड देखो, पैसा जाना तो एक अलग चीज़ है,
एक उम्र के बाद ना, व्हेन यू आर एट द स्टेज ऑफ योर रिटायरमेंट, व्हेन योर किड्स आर नॉट विद यू, आई थिंक द मनी इज द ओनली थिंग विच यू आर सर्वाइविंग। बिल्कुल। अब आप उस उम्र में आके आप घर में झाड़ू पोछे थोड़ी लगाओगे, आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको कुछ है, आपका पैसा ही तो आपके साथ रहेगा, और वो भी ख़त्म कर दिया। दैट पर्सन वॉज इन टू डिप्रेशन फॉर अराउंड अ मंथ। हम्म। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ वन ऑफ माई नेबर्स। हम लोग वहाँ पे गए, इवन उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को कॉल करा, बात करी कि जतिन ऐसे ऐसे करके हो गया है। एंड अब देखो, इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। बट टुडे इज़ अ स्टेज, मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन हाफ ऑफ द मनी इज बीइंग रिकवर्ड। ओके, वो कैसे किया? उसके उसकी फीस लगेगी सर। कुछ टिप्स तो बता दो। नहीं, टिप्स की बात नहीं है, मेन यही है कि आप टाइमली उसको रिपोर्ट करिए। एंड प्रीवियसली व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि आप आईओ के साथ टाइम टू टाइम आप फॉलो अप करिए। ठीक है, एंड मतलब रिकवर हो जाता है पैसा? रिकवर हो जाता है पैसा, क्योंकि बैंक्स तो बोलते हैं जी आपकी गलती है, रिकवर आपने हो किया जाता है। है। सारा का सारा गेम टाइमिंग का है कि आप कितनी स्पीड से काम करते हो। क्योंकि क्या होता है, ये जो चेन होती है ना, ये लोग एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से बैंक के अंदर फटाफट फटाफट ट्रांजैक्शंस करने लग जाते हैं। तो जितनी जल्दी उस चेन को पकड़ा जाएगा, उतनी जल्दी आप ये चीज़ कर पाओगे। मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब हिमाचली है, मैं गया था हिमाचल में, उसकी शादी के अंदर गया था। और बड़ा सिंपल फैमिली, ही इज़ अ इंजीनियर। उसके साथ फ्रॉड की आपको बात बताता हूँ। शादी हुई, बच्चे हुए, एंड ही इज़ वर्किंग। एंड जो उसकी स्पाउस थी, जो वाइफ थी, वो भी पहले काम करती थी, बट नाउ दे आर हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड। तो शी वॉज एक्सप्लोरिंग फॉर मोर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा। कि देखो, परिवार भी संभालना है और खर्चे तो हैं आज के टाइम पे। अगर आपको एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने मेंटेन करके रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ देखी, तो उसके अंदर उनको कहीं से एक लिंक मिला कि आप ना गूगल रिव्यूज़ दे दो, हम्म। तो 50 रुपये आपको एक रिव्यू के मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने गूगल रिव्यूज़ डालने शुरू कर दिया। हम्म। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था, उसके अंदर लिंक्स आते थे, और जैसे जैसे आप गूगल रिव्यूज़ डाल रहे हो, आपको 50-50 रुपये करके मिल रहे हैं। हम्म। और 50-50 रुपये करके उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये कमा लिया। जेन्युइनली पैसा अकाउंट में आया। अब गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो 4-5 हज़ार रुपये था ना, ये वो थी चूहे की ब्रेड अच्छा। जो आप पिंजरे में लगाते हो, कि आप वो ब्रेड खाने आओगे और आप उसको टेस्ट करोगे, एंड देन यू विल बी ट्रैप्ड। ये पैसा खिलाने के बाद क्या होता है, उसी के अंदर से एक बंदा कहता है, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, यू डू वन थिंग, हमारा एक पोर्टल है, आप इस पोर्टल में आ जाओ, जिसके अंदर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। हम्म। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चेंज कर देते हैं अपना प्लेटफॉर्म फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम। अच्छा, सारे स्कैम्स आजकल टेलीग्राम में पे क्या हो हो रहा है, टेलीग्राम के साथ पुलिस को बहुत दिक्कत आ रही है। रहे हैं। क्यों? टेलीग्राम को ट्रेस करना मुश्किल है। अच्छा। जो आपका व्हाट्सएप का पोर्टल है, दे आर मोर कोऑपरेटिव विद द पुलिस, बट आपको जो टेलीग्राम का पोर्टल है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। अब उनको वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद बिटकॉइंस के अंदर लोग बहुत डील कर रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं। व्हाट दे डू इज़, वो कहते हैं कि ऐसा है कि आपको हम एक लॉगिन आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, लेकिन आपको एक 10,000 रुपये इसके अंदर टोकन अमाउंट जमा कराना है। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बाय इन। वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, उससे हम आपको टिप्स देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग टिप्स देंगे। आप उस टिप के ऊपर बाय एंड सेल करो और आप उससे पैसा कमाओ। जमा करा दिए। 5-6 हज़ार रुपये तो वहाँ कमा ही रखे थे पहले के, तो जेब से क्या लगा, 3-4 हज़ार रुपये। और उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया, 10,000 रुपये डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 10,000 रुपये डाल दिए, आपका लॉगिन आईडी हो गया, आपका पासवर्ड आ गया। अब हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले पोर्टल होते हैं, आप देखो, कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, आपको पता लग जाएगा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। बिल्कुल। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद अब टिप्स आने शुरू हो गए। अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन उनके पास टिप्स आए, उन्होंने ट्रेडिंग करी, और आपके अकाउंट के अंदर दिख रहा है जी इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया। वो जो 10,000 रुपये था, वो 10,000 रुपये आपका चला गया 2 लाख 2.5 लाख रुपये। अच्छा। तो ऑब्वियसली एक हाई मिल गई 2 लाख 2.5 लाख रुपए। अब इतना हो गया, अब मन में ये आया कि यार 2-2.5 लाख रुपए है, कुछ तो निकालो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उन्होंने मात्र 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट डाल दी कि 20,000 रुपये हम विड्रॉ करना चाहते हैं इसके अंदर से।
10,000 लगाए थे, उन्होंने बोला चलो 10 के 20 ही तो है, हम्म। 20,000 रुपये आ गए उनके अकाउंट के अंदर। अच्छा। अब कंफर्म हो गया जी, ये तो पक्का ओरिजिनल वेबसाइट है, 20,000 रुपये कमा लिए मैंने इसके अंदर से। हम्म। नाउ द गेम स्टार्ट्स। 10,000, 20,000, 50,000 करते 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 भाई साहब 8-10 लाख रुपए मियाँ बीबी के अकाउंट से चला गया, और इट ऑल वैनिस्ड। तो 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए चला गया, क्योंकि आपको पोर्टल में दिख रहा है ना कि पैसा बढ़ रहा है, आप अपना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप सारा डाल का रहे हो। सारा फेक पोर्टल है। वो सारा सब कुछ फेक है, वो एक फेक वेबसाइट है, सब कुछ। सब मतलब made आप up है। देखो कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कितने इंजीनियर्स बैठे हैं, कितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे हैं ये काम करने के लिए। फुल टाइम स्कैम हो रहा है जी। और ये इंजीनियर के साथ हुआ एक है। ये इंजीनियर के साथ हुआ है। तो बताओ। इट इज नॉट लिमिटेड टू अनपढ़ गवार ना हो, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिंक पे आपने क्लिक कर दिया और चला गया। ये पढ़े लिखों के साथ हो रहा है। सर मेरे को फोन आया, मेरे फादर गुजर गए थे, मेरे को फोन आया कि आपके फादर की ये पॉलिसी है, ये उनका नाम है, ये उनका एड्रेस है, तो इतने अमाउंट आपको मिलेगा उनकी डेथ के बाद। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं यार, पापा ने कोई पॉलिसी करा रखी होगी, मेरे को पता नहीं है क्या नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छे बैंक का नाम लिया कि मैं इस बैंक से हूँ, ये है, और उनका बैंक अकाउंट भी था पापा का उस बैंक अकाउंट के अंदर। मेरे को कंफर्म हो गया, मैंने बोला यार पापा ने करा रखी होगी, हमें तो पता ही नहीं है, कुछ नहीं बताया होगा, चीज़ों को लेके करा रखी होगी। एवरी पर्सन वो अपनी फैमिली सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करा जाता करता है। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैंने फॉलोअप लेने उनसे शुरू कर दिया। बट नाउ अब इसी काले कोर्ट ने मेरे को बचाया, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज क्वेश्चनिंग एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ केसेस। मैंने उस बैंक के जो है स्टाफ, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रांच नहीं बताते, जब आपको बोलोगे ना, आप एक दिन बोल दो हाँ जी ये प्रॉब्लम है, मैं ब्रांच में आ जाता हूँ, बात कर लो, तो फ़ोन कट कर देंगे, दे विल नॉट टॉक। अच्छा। वो बात ही नहीं करते आपसे। somehow I got connected with some of the staff, क्योंकि मेडिकल ब्रांच बैंक के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती है ना, डीलें अलग अलग करते हैं, जो पॉलिसी बेचने वाला होता है वो अलग होता है, और बैंक्स के भी कोलैबोरेशन होते हैं प्राइवेट के साथ। तो जब वहाँ से मेरे को पता लगा कि भैया ये तो सारा का सारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो देन आई केम टू नो, वरना शायद मेरी जेब से भी कुछ पैसे चले जाते हैं। अच्छा। तो हो रहे हैं, बहुत डाटा लीक होता है। प्रॉब्लम यह है कि डाटा ही लीक हो रहा है, हर जगह से डाटा लीक हो रहा है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आज अपनी वाइफ के साथ ये बात करूंगा ना कि भैया हमने सिंगापुर घूमने जाना है छुट्टियों के अंदर, मेरे को अगले दिन सिंगापुर के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। आपको भी आते होंगे। बिल्कुल ऐसे होता है। अभी एयर प्यूरीफायर, धुआं इतना हो रहा है, आप एयर प्यूरीफायर की बात करो, आपको एयर प्यूरीफायर के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे होता है। खाने पीने दोस्तों के साथ बात करो, हाँ भैया चाह पे खाने चल रहा है, आपको अभी फूड डिलीवरी की फूड डिलीवरी के आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या हमारा privacy फोन रह सुन गई रहा है? है सब कुछ। सब कुछ सुन रहा है। अच्छा, आज के टाइम पे कुछ भी चीज़ ऐसी है जो प्राइवेट है? बिल्कुल, क्या? आपकी आत्मा और आप, उसके अलावा कुछ प्राइवेट नहीं है। यू एंड योर सेल्फ आर ओनली द थिंग विच इज़ प्राइवेट, अदरवाइज इसमें कुछ प्राइवेट नहीं है। एवरीथिंग इज डाइल्यूटेड, कोई भी आपका डाटा सेफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि चीज़ें सेफ हैं। गवर्नमेंट भी अब ऐसी पॉलिसीज़ आज के टाइम पे ला रही है, आप लोग देख रहे होंगे। अब आप अगर सेल्फी डालोगे यूएस में बैठ के कि मैं यहाँ पर हूँ और आप टैक्स नहीं पे कर रहे, सोशल मीडिया पोर्टल्स को गवर्नमेंट एक्सेस करना शुरू कर देगी कुछ टाइम पे। सब चीज़ों से पता लग जाएगा कि क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ मूवमेंट नहीं हो रही, और ईच एंड एवरी स्टेप इज ट्रैक्ड। आपको एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है वो आपके उसी हिसाब से आ रही है, आपका क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ कस्टमाइज होकर चल रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आजकल चल रहा है, बहुत सारे एमएमएस वायरल हो रहे हैं, ठीक है, और जो एमएमएस वायरल हो रहे हैं, वो जो लोग वायरल कर रहे हैं, अगर मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, अगर किसी का कोई प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया या जी। पिक्चर्स वायरल हो गई, जी, तो वो उस चीज़ को कैसे डिलीट करे पोर्टल्स पे से, या वो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं जो सर वो देखिए, मैं लीगल सिस्टम से कर सकता है? बिल्कुल देखिए, एक बहुत ही क्रिस्प आपको चीज़ बताता हूँ। आप एक पुलिस कंप्लेंट करेंगे इसके अंदर, प्लस यू विल गो टू अ सिविल कोर्ट, आप इंजंक्शन फाइल करेंगे जिस पोर्टल पे वो डेवलप्ड है। आज के टाइम पे जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेगी ये कहाँ से हुआ है, जो सिविल कोर्ट है वो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जो कि एआई की चल रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। डीप फेक।
डीप फेक के अलावा भी आज के टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक ट्रेंड बन गया, रोज अखबार में आ रहा है, सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपना पर्सनालिटी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे। कैसे? ऋतिक रोशन हैज़ डन इट, अमिताभ बच्चन हैज़ डन इट, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कॉपीराइट ले रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। क्यों ले रहे हैं पर्सनालिटी के ऊपर कॉपीराइट? क्योंकि आने वाले टाइम पे एआई इतना ही एडवांस तरीके से चल रहा है। अब मैंने इंडस्ट्री के अंदर 10-20 साल 50 साल काम करके अपनी एक इमेज बनाई, और एक एआई मेरी इमेज को लेके कोई चीज़ पोर्ट्रे कर देता है और वहाँ से अगर कोई पैसा कमा लेता है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं आता, तो अगर मेरी पर्सनालिटी जो है वो कॉपीराइट में अगर होएगी तो एटलीस्ट आई कुड क्लेम समथिंग लीगली फ्रॉम इट। राइट। सो दैट इज़ वाई ऑल द सेलिब्रिटीज आर डूइंग। इवन पॉडकास्ट के अंदर भी एक पॉडकास्टर ने करवाया है अपनी अच्छा। सेलिब्रिटी राइट्स अच्छा पर्सनालिटी राइट्स, सॉरी। हाँ, जतिन जी, मुझे एक चीज़ बताओ कि बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों की कंप्लेंट्स ही रजिस्टर नहीं हो पाती। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस वाले कंप्लेन लेने से ही, रजिस्टर करने से ही मना कर देते हैं कि हम करेंगे नहीं जी। तब क्या करा जाए? सर ये तो आप कर रहे हो आम आदमी की बात। पुलिस वालों की खुद की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही। आई विल टेल यू अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। A woman police officer, she has been raped, she has been cheated for an amount of 30 lakhs। वो थाने में खड़ी है अपनी कंप्लेंट लेके कि भैया मेरी एफआईआर कर दो इसके ऊपर, और एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है उसको एक अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। ये सिचुएशन है आज के टाइम पे। तो ये गलती कहाँ है? गलती किसकी कहाँ है? गलती है? गलती उनकी है, ये पुलिस हायर ऑफिशियल्स की है, क्योंकि इन्होंने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे सारी की सारी आ जाती है ना कि आज के टाइम पे हर एसएचओ हर थाना एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि मेरे एरिया के अंदर इतना क्राइम हुआ, मेरे एरिया के अंदर इतना क्राइम हुआ। सबको यहाँ पे सितारे तो भी 3 ही मिलते हैं, तो क्या करें? वो तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेज मिले कि वी आर द ओनली वन जिसने सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा। इस चक्कर में क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पाता। तो एक आम आदमी जो है वो तो भरोसा रखता है कि भाई पुलिस वाले, हमारे जस्टिस सिस्टम हमारी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पे जस्टिस सिस्टम, तभी तो वकीलों को आना पड़ता है ना बीच में। थोड़ा सा प्यार भी तो रहता है ना फिर लॉयर्स और पुलिस वालों के बीच में इन्हीं चीज़ों को लेके। बिकॉज व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर क्लाइंट, तो हमें फोर्स करना पड़ता है। जो आपके लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ही तो एक वकील कूदता है। मैं कह रहा हूँ सब चीज़ें अगर कानून के हिसाब से चलें, कोर्ट बंद हो जाए, थाने बंद हो जाए, वकील अपने घर बैठे, बट इट इज़ नॉट गोइंग। प्रॉब्लम इज दैट उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। जस्ट टू कट शॉर्ट, आपका अगर कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं ले रहा आज के टाइम पे, आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं। आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। स्पीड पोस्ट की रसीद है वो वैलिड मानी जाती है। कहाँ भेजना है? उसी कंसर्न थाने के अंदर। और अब तो दिल्ली के अंदर क्या, अब तो लॉ आ गया है, आप तो किसी भी थाने में भेज सकते हो। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया है। आप किसी भी थाने में कोई भी चीज़ रिपोर्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे मैंडेटरी है उसको एफआईआर रजिस्टर करना। अनऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स ये काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज द इनसाइड न्यूज। डे इन डे आउट वी आर सिटिंग विद पुलिस ऑफिसर्स। हम लोग थाने में मिल रहे हैं, हम लोग उनसे कोर्ट में मिल रहे हैं। वो कहते जी हायर ऑफिशियल्स ने हमें मना कर रखा है कि आप उनको उसी थाने में लेके जाओ जहां पर उनकी बनती है, वहीं पर ही एफआईआर रजिस्टर होगी। भाई क्यों होगी? कानून लाए हो, फायदा क्या है उस चीज का? चीजें हो रही है ना आज के टाइम पे, काम करना नहीं चाहता कोई। तो फिर एक आम आदमी भरोसा किस पे करे? कहाँ जाए? नहीं, कहाँ लगाए गुहार अपनी? आम आदमी को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक वो चुप होके बैठा रहेगा ना, तब तक सारा सिस्टम उसको दबाएगा, सब लोग उसको प्रेस करेंगे ही करेंगे। यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर योर राइट्स। नहीं कर सकते, इसलिए ही आपको सजेस्ट किया जाता है यू प्लीज फाइंड अ गुड लॉयर हु कैन रेज योर वॉइस ऑन योर बिहाफ। वो आपको समझाए कि हाँ जी यहाँ कंप्लेंट करो, ऐसे नहीं 100 नंबर पे यहाँ फ़ोन करो। अगर एसएचओ काम नहीं कर रहा, एसीबी के पास जाओ। एसीबी काम नहीं कर रहा, डीसीपी के पास जाओ। वहाँ पर भी काम नहीं कर रहा, आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओ। एमएम देखेगा उसको, उसकी जिम्मेवारी बनती है आज के टाइम पे, जो उसको थाने दिए गए हैं कि एमएम विल सी कि व्हाट इज द लॉ एंड ऑर्डर बीइंग मेंटेन्ड। इफ अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, दे कैन कॉल हिम देयर एंड देन, बट दे हैव सो थिक स्किन, दे आर नॉट अपेयरिंग इवन बिफोर कोर्ट्स। दे हैव द ऑडेसिटी टू से, रोज ही चिट्ठी आ जाती है कोर्ट के अंदर, हाँ जी हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी है, हमारी वहाँ पे ड्यूटी लगी है, हम यहाँ आ नहीं सकते। यही तो प्रॉब्लम है। उनकी सच में भी ड्यूटियाँ अगर लगी हुई हैं लेकिन स्टाफ ही नहीं है।
वो एक पुलिस ऑफिसर 10 जगह कहाँ कहाँ जाए? रिक्रूटमेंट की जरूरत है, अच्छे लोगों की रिक्रूटमेंट की जरूरत है आज के टाइम पे, ईमानदारी की जरूरत है। अब आपने बोला कि एक पुलिस ऑफिसर का ही रेप केस रजिस्टर नहीं किया गया, ठीक है? अभी तक तो नहीं किया अभी गया तक जी, नहीं मुझे नहीं किया पता, अगर मैं घर जाऊंगा तो अभी तक एफआईआर हो जाएगी। अभी तो जी हो गए 4 दिन तो हो गए इस चीज अच्छा। को, मेरे सामने की बात है, अभी तक तो एफआईआर नहीं कटी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो नो इफ नो बट का राइट है उसके पास, कि अब वहां पे जाके आपको डायरेक्ट अपना केस रजिस्टर कराने का पूरा राइट है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पे बैठे होंगे वो आपका केस रजिस्टर करेंगे बिना पूछे कुछ भी। सर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आई विल नॉट एग्री विद यू इन ओके, दिस थिंग, कि कोई भी कंप्लेंट है पुलिस वालों को वो रिसीव करनी चाहिए। ठीक है। जो कानून आया है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है, कि इस पे एफआईआर बनती है कि नहीं बनती। बट इन सच काइंड ऑफ केसेस, जो कि दीज आर हीनियस ऑफेंसेस, रेप मैटर्स, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर दैट द सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इज एनफ। हम्म। इसके अंदर आप प्रूव करना ना प्रूव करना तो सेकेंडरी चीजें हैं, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इफ सच एलिगेशन इज देयर इज नो डाउट पुलिस नीड टू टेक एक्शन, द सिस्टम नीड्स टू रन। बट अगर ये चीजें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब एक लॉयर तो नहीं दे सकता। इसका जवाब वो लोग देंगे जो गद्दी पे बैठे हैं। हम लोगों का काम ये है कि जो चीज़ नहीं चल रही उसको कैसे चलाया जाए। कभी चेन में जंग लग जाता है तो हम उसके अंदर ऑयलिंग करके उसको मूव करवा सकते हैं, बट जंग क्यों लगा उसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं आज के टाइम पे फॉल्स एक्यूजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा ये रेप केसेस हैं जो सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं, और डाउरी केसेस हो गए, ठीक है? तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? अगर किसी के ऊपर कोई भी फॉल्स केस लग गया है तो वो उस चीज़ में कैसे करे? और मुझे को एक चीज़ बताओ कि ऐसा कौन सा डैमेजिंग केस है, मोस्ट डैमेजिंग केस है जो फॉल्स एक्यूजेशन नॉर्मली लोग लगाते हैं? देखिए, रेप केसेस की जो बात है ना आज के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल जो कि लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, जिनको जेन्युइनली तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। बचपन में कहानी सुनी है ना हमने, वो जी भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, आता नहीं है। फिर जब सच में जब भेड़िया आता है तो वो खा के चला जाता है, किसी को पता नहीं लगता। सब सोचते हैं ऐसी हाँ, ये फॉल्स अलार्म। नाउ द थिंग इज दैट कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रॉशन कर रहे हैं और फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं पैसों को लेने के लिए। उनको लगता है जी हम ऐसे ऐसे करके, एंड आई एम सॉरी टू से, सिस्टम के लोग भी मिले हुए हैं इसके अंदर, ऑफिसर्स मिले हुए हैं इसके अंदर। उनको पता है कि किसको चूज़ करना है, किससे कंप्लेंट लेनी है, किसके खिलाफ एलिगेशन लगवाना है और किससे कितने पैसे निकलवाने हैं। अच्छा, तो मतलब ये पूरा स्कैम चल रहा है, ट्रैप करते हैं ये लोगों को? ट्रैप चल रहा है। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट इट, मोस्ट ऑफ अस who are in the system. So you're saying they find a target, then they Yes, create the plan. yes, they do it. अब ये सोचिए ना, इसीलिए ही तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके अलावा और रह का गया, और कोर्ट कोई जगह ही नहीं रह गई न्याय मांगने के लिए। हमें भरोसा तो उसी कोर्ट पर ही रह गया कि मेरे साथ अगर गलत हुआ तो वो कोर्ट ही तो है जो मुझे न्याय देगी। और न्याय कौन दिलवाएगा? आपका वकील ही आपको न्याय दिलवाएगा। जुडिशियल सिस्टम पे हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर इतने, वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इतनी तारीखें क्यों मिल जाती है? देखिए, मैं आपको, सनी देओल जी की तो पुरानी पिक्चर हो गई, हाँ। ठीक है, मैं आपको विजन बताता हूं आज के टाइम पे, गवर्नमेंट का क्या विजन है आज के टाइम पे। व्हेन वाज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट? 1947, 1947 में इंडिपेंडेंस आई। गवर्नमेंट चेंज होती है, आ रही है जा रही है, कभी किसी की आती है कभी किसी की जा रही है। बट टुडे आवर करंट गवर्नमेंट इज हैविंग अ विजन दैट आफ्टर 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट विल बी आवर जुडिशियल सिस्टम। हम 100 साल बाद अपने न्याय प्रणाली को किस रूप से देखते हैं? देयर आर फ्यू लॉयर्स हु आर कॉल्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लॉ मिनिस्ट्री ने उन्हें बुलाया। आई वॉज
फ्यू ऑफ देम, वन ऑफ देम, कि मेरे को भी कॉल करा गया, हम लोग वहाँ पे बैठे, हमसे फीडबैक्स लिए गए, हमसे पूछा गया कि आप बताइए कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से इसको स्पीड कर सकते हैं। तो दीज आर बिहाइंड द सीन्स, जो कि आम आदमी को नहीं पता लगता कि क्या विजन चल रहा है सरकार का। वाई आवर प्राइम मिनिस्टर इज इंसिस्टिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस तो है ना, मन में चाह तो है ना काम करने की, तभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। जहाँ चाह वहां रहा, जिसका मन ही नहीं है, जिसने भैया पता है कि मैंने गद्दी पे बैठना है 5 साल, पैसे लपेटो, हमें नहीं पता बाद में आएंगे नहीं आएंगे, बट दैट पर्सन हैज अ विजन। उसकी वजह से कि क्या जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए हमसे पूछा जा रहा है। जजेस से पूछा होगा तो मुझे नहीं पता, देखो जी वकीलों का तो मुझे पता है, दे आर कॉल्ड, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स को तो बुलाया था उन्होंने, और हमारे फीडबैक के ऊपर काम होना शुरू हो गया है। तो ये आपकी बात से थोड़ी सी राहत मिली होगी ऑडियंस को, जो लोग शायद हताश हो चुके हैं कोर्ट में जा जाके अपनी जूतियां घिस घिस के। आपने ठीक जो है। जूती घिसने वाली बात बताई है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कचहरी में जाओ ना कभी भी, कोर्ट में कभी भी जाओ, पैर कर लो लोहे के और हाथ कर लो चांदी के। इन द सेंस कि आपको चलना पड़ेगा, योर फुट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आपको धक्के खाने, इधर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हाथ कर लो चांदी के, भैया खर्चा तो आपका होगा। अच्छा। ये चीज़ें अगर आपने मान ली तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड, होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, गरीब आदमी को बिल्कुल न्याय मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर्स मिलते हैं आज के टाइम पे, वो काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं। डीएलएसए करके दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। इफ़ यू आर अ वुमेन यू विल गेट अ फ्री लॉयर। अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब के नीचे है, यू विल गेट अ फ्री लॉयर। आप थर्ड जेंडर को, आपको फ्री लॉयर मिलेगा। इफ़ यू आर बिलो 18 ईयर्स, यू आर अ किड, यू विल गेट अ लॉयर। आप अंडर ट्रायल हैं, आप जेल में हैं, यू विल गेट अ फ्री लॉयर्स। एंड दैट सिस्टम इज़ सो गुड। मतलब मैं तो ये कहूँगा, देखो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी चाहिए, बट 60% ऑफ पीपल आर वेरी गुड। 40% का बफर है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं से किथ एंड किन्स आ जाते हैं। बट 60% भी बहुत अच्छा मार्जिन है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा मोस्ट डैमेजिंग केस है, ऐसा कौन सा मोस्ट डैमेजिंग फॉल्स एक्विजिशन है जो कि नॉर्मली लोग लगाते हैं और जिसके बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की। सर पता है क्या है, इस चीज़ को ना कभी भी उस चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कितना ग्रेव ऑफेंस हुआ है। कभी भी कंपेयर उस चीज़ से नहीं करना चाहिए। मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे एक अपनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। मेरे लिए वो चीज़ भी डैमेजिंग हो जाएगी कि मेरा पड़ोसी मेरे पे चिल्ला दे गली के अंदर, यार इसने मेरे पे चिल्ला कैसे दिया, बिल्कुल। मैं उससे हर्ट हो जाऊंगा कि इट हैज़ डैमेज्ड माय रेपुटेशन इन द सोसाइटी। और कुछ लोग इतने ढीठ हैं जो कि चक्कू मार के आ जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। बी अ गुड सिटीजन। हमेशा हम लोग अपने राइट्स की मांग करते हैं, अपने ड्यूटीज़ के बारे में तो सोचो। टुडे आई हैव अ 5-year-old किड, जो मैं उसको सिखाऊंगा वो कभी नहीं सीखेगा, जो वो देखेगा वो सीखेगा। मैंने स्कूल टाइम के अंदर अपनी बस में खाना खाया, शीशा खोला, मैंने बाहर फेंक दिया रैपर, अब नहीं फेंक सकता मैं, बिकॉज आज अगर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर से खाना खा के रैपर बाहर फेंका, टुमारो माई किड विल डू द सेम। आई हैव टू सी। अगर मैं एक 5 साल के बच्चे के लिए सुधर सकता हूं, जो मेरी बचपन की आदत है, तो आपको भी सुधरना पड़ेगा, अपने लिए सुधरना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सुधरना पड़ेगा। तो जो आपके राइट्स हैं, कूड़ा हो गया, कूड़ा होगा, कूड़ा हो गया, अरे कूड़ा कौन फैला रहा है? कोई साथ वाले सोसाइटी का बंदा आके थोड़ी आपके घर कूड़ा डाल जाता, आप ही तो डालते हो। सरकार 10 बारी कह चुकी है, भैया बाइफर्केशन कर दो, अलग अलग डब्बे लगा दिए, क्या होता है, चोरी हो जाते हैं डस्टबिन। ये दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। तो वो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप
कल्चरली, मॉरली, सोशली आप इवॉल्व होगे, धीरे धीरे करके ये बर्डन ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। बट अगर आपकी नीयत में ही खोट है कि नहीं जी हमने करना ही कुछ नहीं है, तो फिर कोई नहीं भुगतो फिर। तो जैसे कि हम ना मूवीज में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, पुलिस ना कोई भी अगर लगता है सस्पिशियस लगता है उसको इलीगली कस्टडी में ले लेती है। तो क्या पुलिस सच में इलीगल कस्टडी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन करती है। नहीं कर सकती लेकिन करती है। नहीं कर सकती लेकिन करती है। अच्छा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं लोग कर सकते लेकिन वो करते हैं, ऐसी इनमें से एक ये भी चीज़ है। और इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि पुलिस का डर होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का, एंड इन दिस थिंग आई सपोर्ट द पुलिस, कि पुलिस का डर होना जरूरी है, पुलिस पे भरोसा होना जरूरी है। पुलिस का डर होना ज़रूरी है जी। भरोसा पुलिस पे तो किसी को नहीं होता आज के टाइम पे। भरोसा तो कोर्ट में जाके करोगे ना, न्याय तो वहां देना है। पुलिस का तो क्या काम है? पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है। पुलिस इज नॉट डिलीवरिंग जस्टिस टू यू। पुलिस इज द पार्ट ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, आपकी शिकायत को करेगी, उसको नोट करेगी, उसके ऊपर आपके जो जो भी सबूत मिलते हैं उसको आगे रखेगी, पर जो सजा मिलनी है वो तो कोर्ट देगा ना। तो पुलिस इज अ सिस्टम। तो पुलिस का डर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई चोर चोरी करने निकला है और एक पुलिस वाला पेट्रोलिंग पे निकला हुआ है और उसने सायरन अपना बजा रखा है, तो वो सायरन सुन के ही भाग जाए कि भैया ये पुलिस वाला राउंड पे है। खौफ होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड, बट अगर आप देखो दुरुपयोग करोगे तो दुरुपयोग हर चीज़ का गलत है। आप अगर उस आदमी को वहाँ पे बाथरूम में पीटते हैं ये पुलिस वाले, अच्छा। ले जाके, ये चीजें अगर होती है ना, फिर प्रॉब्लम आती है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता आज के टाइम पे, कुत्ते की तरह पिटाई होती है। फिर भी अगर करना चाहे तो इतने सारे तब भी केसेस हो रहे हैं, इतने सारे तब भी क्राइम्स हो रहे हैं, हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। ये क्या सिर्फ गरीबों पे या नहीं, इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। तो किस पे हो रहा है? हाई लेवल ऑफ सोसाइटीज के अंदर भी ये चीज चल रही है सर। मिडिल क्लास मरता है, गरीब तो गरीब है। क्रिमिनल्स पे तो नहीं हो रहे ये सब? क्रिमिनल्स पे होते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना सर। आप आज के टाइम पे पुलिस को फ्री हैंड दे दो, कर देगी सबको ठीक। फ्री हैंड नहीं दे सकते ना, लिमिटेशंस है। आपको लगता है फ्री हैंड दे दिया जाए तो पुलिस सच में काम करेगी? क्योंकि मुझे लगता है लॉकडाउन की तरह महीने में 1 महीना तो ऐसा होना चाहिए पुलिस वालों के पास भी। अरे एक बात बताओ सर, 26 जनवरी होती है हमारे यहाँ पे, दिल्ली शहर में बैठे हो आप, परिंदा भी नहीं उड़ सकता बिना उनकी मर्जी के। दे आर वेरी एफिशिएंट पीपल, आर ऑफिसर्स आर वेरी एफिशिएंट। वो करे तो सही, रोज रोज नहीं कर सकते ना सर। तो कभी कभी मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन मोनोटोनस हो जाता है। दे ऑल्सो नीड अ ब्रेक, उनके भी परिवार है। अब पुलिस तब काम करे अगर कि जब भाई इंसेंटिव मिले, नौकरी में जो भाई जो पैसा मिल रहा है उससे अलग जब पैसा मिले तब वो मोटिवेशन एक मिल जाती है। देखो आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हर किसी को इंसेंटिव प्यारा होता है, लेकिन मेरा एक सजेशन है, बहुत छोटा सा सजेशन है। अब आई डोंट नो कि ये आवाज़ कहाँ तक जा रही है। पुलिस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। एक तो पुलिसिंग जॉब हो गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए प्राइवेट हायरिंग हो जाए, जिसको हम ये ना बोले कि थाने के अंदर सारे पुलिस वाले ही होंगे, इवन अ नॉन पुलिस ऑफिसर, ही कुड बी हायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ही कुड सिट इन द पुलिस स्टेशन। मैं कह रहा हूँ टाइपिंग करानी है, अब पुलिस वाला बैठ के, मैं देख रहा हूँ उसकी ड्यूटी का टाइम भी है, वो टाइप करने में लगा हुआ है, FIR धीरे धीरे करके टाइप कर रहा है। उसकी नहीं है टाइपिंग स्पीड तेज, भाई क्यों उससे टाइप कराई जा रहे हो? किताबें भर रहा है बैठ के, कल जज साहब ने रिपोर्ट मंगवाई है, उसका जवाब देना है, वो बैठ के बना रहा है। आप इसमें एडमिन स्टाफ हायर करो ना, क्या दिक्कत है? कॉल सेंटर आप एक इसके अंदर बनाओ, थाने के अंदर जो फोन लैंडलाइन नंबर पे वैसे तो उठा ही लेते हैं मेजॉरिटी, बट कभी कभी अगर कोई ना उठाए, अगर आपका एक कॉल सेंटर इसके अंदर क्रिएट हो जाए जिसके अंदर प्राइवेट लोग हों, क्योंकि अगर आपने उसको एज अ पुलिस डिप्यूट, सर पुलिस में भर्ती होना आसान थोड़ी है, फिजिकल टेस्ट है, ये टेस्ट है, 50 टेस्ट है, तो आपने उनसे पुलिसिंग नहीं करवानी ना। आप उनसे पुलिसिंग मत करवाओ, आप उससे प्राइवेट काम करवाओ, उससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाओ, उससे लिखा पढ़ी का काम करवाओ,
ये सारी की सारी अगर चीजें होंगी तो पुलिस विल गेट मोर टाइम टू डू देयर एक्चुअल जॉब, मतलब जिसके लिए उन्हें रखा गया। क्लैरिकल वर्क के लिए अलग क्लरिकल से स्टाफ पोस्ट रख लो, निकाले, बिल्कुल वो रखना तो होती चाहिए, है, वो तो होना होती चाहिए। है पुलिस स्टेशन में, तो ना के बराबर ही ना होती के है। बराबर होती है, ये सही बोल रहे हो आप। मैं तो सच में देखा है, मतलब ओवर बर्डन ही रहते हैं सारे के सारे। इतनी हार्ड ड्यूटीज है इनकी, वहीं पर ही ड्यूटी दे रहे हैं, 2-4 घंटे आराम कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा ड्यूटी। कॉल आ गया, मना नहीं कर सकते। हम्म। कोई वारदात हो गई बीच में, मना नहीं कर सकते। कोई फोन पे ये थोड़ी बोल देगा हाँ जी ये तो रेस्ट टाइम है जी पुलिस वालों का, उनका कोई रेस्ट टाइम नहीं होता। लेकिन पुलिस तो कभी भी, जैसे पुलिस का देखा जाता है हमेशा कि कभी भी वक्त पे आ पहुंचते रही है हैं। भैया, अब डोमिनोज के पिज्जे से पहले आ रही है अब। अच्छा। हाँ, अब आ रही है, चीजें बदल गई हैं, थिंग्स आर गोइंग इन गुड हैंड्स। देखो मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मेरे को दिल्ली के बाहर का नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा था, ठीक है, इस पॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है, अगर कभी भी किसी भी नॉर्मल इंसान पे पुलिस कुछ गलत बर्ताव करती है, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल कोई भी तरीके का मारपीट करता है, बिल्कुल तो उस चीज़ में एक नॉर्मल आदमी पे क्या राइट है? बिल्कुल राइट है। इसके भी मैं एक कहावत बोलूंगा, कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं ना जहर जहर को मारता है। हम्म। पंजाबी में कहावत कहते हैं जी, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। हम्म। तो जी पुलिस की काट पुलिस ही है। अच्छा। इफ समथिंग विच इज हैपन टू यू, जो कि नहीं होना चाहिए, और आप पुलिस स्टेशन में ही हो, और एक आम आदमी का तो यही लगता है ये तो जी पुलिस ही तो है, ये हमारे सामने जो ये कर रही है, देयर एंड देन यू हैव टू डायल 112। 100 नंबर था पहले, 112 हो गया। आपको उसी टाइम उस चीज़ की रिपोर्ट करनी चाहिए कि मैं फला फला थाने में खड़ा हूँ, मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है। तो वो उसी थाने में अगर कंप्लेन कर रहा है जहाँ पे वो गया था, जहाँ पे उसके साथ मारपीट हुई है, तो फिर वहाँ पे जो रिपोर्ट लिखने वाले होंगे वो भी तो उन्हीं के कलीग्स ना होंगे। लिखे रिपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ पता है क्या है। एज सुन एज यू आर डायलिंग 100 नंबर 112 है, यू हैव स्टार्टेड अ सिस्टम रनिंग, एक सिस्टम रन करना शुरू हो जाता है, कलम चलनी शुरू हो जाती है। आपकी कंप्लेंट आई, आपका कंप्लेंट नंबर दर्ज हो गया, आपकी कॉल आई, आपकी कॉल दर्ज हुई, आपको क्या ग्रीवियांस है वो दर्ज हुआ। उसके बाद अगर एक्शन नहीं हो रहा, देन अगेन लॉयर का रोल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो चीज़ बड़ी गलत हो जाएगी। दैट रिपोर्टिंग शुड बी डन। मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन दे आर अंडर द CCTV कैमराज, सब कुछ चीज़ें वहाँ पर होती है। अच्छा, जैसे कभी कॉल आया, किसी ने केस कर दिया, ठीक है, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रखा है, किसी ने केस कर दिया या कोई फॉल्स केस है, ठीक है, और थाने से कॉल आता है कि जी आपको पेश होना पड़ेगा थाने पे, तब एक नॉर्मल आदमी क्या करे, क्या क्या राइट्स है उसके, और वो क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे ले सकता है? देखिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं ना इसके अंदर, अगर थाने से केस आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ क्रिमिनल थिंग। अब इसको मैं अब स्प्लिट कर देता हूँ। 2 तरीके के क्राइम्स होते हैं, सरल भाषा में बोलूँगा, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है और एक में 7 साल से कम की सज़ा होती है। ठीक है। तो जिन क्राइम्स के अंदर 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा होती है, उसके अंदर पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाने के लिए नोटिस देना मैंडेटरी है। ठीक है। वो नोटिस देगा, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे। उसके बाद भी अगर पुलिस को लगेगा कि आपको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ही हैज़ टू गिव द रीजंस एंड ओनली देन यू विल बी गेट अरेस्टेड, और अदरवाइज नॉट। तो ये भी जो चीज़ें हैं, काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं करते। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर कॉल आता है तो उसी टाइम पे हमें जाना चाहिए थाने, या पहले लॉयर को हायर करना नहीं, चाहिए? लॉयर से बात तो करनी चाहिए आपको सर, लॉयर से बात तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ़ोन आया, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि क्यों फ़ोन आया है। तो लॉयर क्या करेगा उसके बाद? सर लॉयर विल सी कि आर यू रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट देयर और नॉट। ओके। जैसे मैंने आपको बताया, कल को मेरे को किसी का फ़ोन आता है और मैं देखूंगा कि हाँ जी ये तो इस ऑफेंस के लिए फ़ोन आया है, सो आई विल गो विद माई क्लाइंट एंड से कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का नोटिस दो, माई क्लाइंट विल ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, बात खत्म हो गई। जो बयान लेने हैं, जो प्रोसेस है, अ लॉयर विल नेवर बी अ हर्डल इन द इन्वेस्टिगेशन। वो आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगा, वो स्मूथ ही करेगा। वो स्मूथ ही करेगा। हमारा काम है आज के टाइम पे कि चीज़ें सिस्टम में चले, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्लाइंट वहाँ पे चला जाए, उसको सुबह से शाम तक थाने में बिठाया रखा, और उसके बाद वो पैसे भी देकर आ रहा है और पता लगे कुछ हुआ भी नहीं। ये हैरेसमेंट ही तो है ना यार। बिल्कुल। इंसान को सारा सुबह से शाम तक आप बिठा रखो उसको, फिर क्या क्या ज़िंदगी रहेगी उसकी।
वहाँ पे अलग तरीके से ट्रीट भी करना है, गलत तरीके से मिसट्रीट है सब, मिसट्रीट बिल्कुल होता है सब बिल्कुल कुछ। है ही है। इसीलिए बेटर है कि यू कॉन्टैक्ट योर लोग, तभी मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि वकील अपने घर के पास का रखो, फायदे में रहोगे। तो मतलब हमेशा वकीलों से जान पहचान बना के रखो। बिल्कुल भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब इस चीज को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो आपसे है। वो क्वेश्चन, अगर आपके हाथ में एक पावर दे दी जाए कि आपको एक लॉ चेंज करना है हमारे देश का, तो वो कौन सा लॉ होगा? देखिए, ये ना एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पावर अगर दे दी जाए कि लॉ चेंज करना है, लॉज तो बहुत सारे हैं। पावर अगर मेरे को ये दे दी जाए ना कि इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो इम्प्लीमेंटेशन कराने की स्पीड को मैं तेज़ करना चाहूँगा। अच्छा। देयर आर ऑलरेडी मैनी लॉज विच आर गोइंग बहुत अच्छे तरीके से। जो लेजिस्लेचर है वो इस चीज़ को देख रहा है, किस लॉ की रिक्वायरमेंट है, किस लॉ की नहीं रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूँ कहीं पर गड़बड़ी भी है ना, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हम्म। ही इज़ डूइंग वेरी वेल। वेर एवर अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, दे आर जीनियस पीपल, दे आर जीनियस पीपल। मतलब लिटरली सुप्रीम कोर्ट में जब आप देखते हो लेवल ऑफ जजेस को, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मज़ा आ जाता है। 2 मिनट लगते हैं बात इधर से उधर करने की, या तो हाँ, मैं आपको आई जस्ट टेक 2 मिनट्स मोर। एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अच्छा किस्सा याद आ गया मेरे को, एंड दिस इज़ फॉर द लॉ स्टूडेंट्स। ओके। ये मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलूँगा कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, मेरे को बड़े मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है हमें, आज के टाइम पे कम टाइम में बनना है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, फटाफट से बना दो। कैसे? यू शुड ऑलवेज गो इन टू द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट। ओके। कम से वहाँ पे 2 साल 3 साल काम सीखो, उसके बाद यू गो, देर इज़ नो एंड। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सीनियर से बना के रखो। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आज मैं जब अपने प्रोफेशन में घुसा था, जिनको रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग करता था ना, वो जज बने हुए हैं सारे के सारे। अच्छा। वो सिर्फ एक गुड मॉर्निंग की वजह से रिकॉग्निशन मिल जाता है मेरे को। कोई मेरा पर्सनल टच नहीं है, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरा कोई पर्सनल टच नहीं है उन बड़े बड़े जजेस के साथ। बस ये है बिकॉज आई ग्रीटेड देम वेल, दे नो यू। दे नो मी, कि हाँ यार ये बच्चा तो इतना पुराना है, आ रहा है कोर्ट में, मेरी कोर्ट में भी आ रहा है। जब मैं वकील था तब भी आता था मेरे पास और मेरे को गुड मॉर्निंग बोल के जाता था। सेकेंडली, एप्रिसिएशन बाय योर सीनियर। नया नया वकील बना मैं, मुश्किल से आप मानो 6 महीने हुए थे, मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर आ गया कहीं से, समझ नहीं थी इतनी। 6 महीने के वकील को क्या समझ होती है। मैंने बोला जी फला फीस लूँगा, तो उन्होंने बोला ठीक है। वो केस ऐसा था, यूपी का केस था, नीचे से सारे कोर्ट से हारे हुए, सारे कोर्ट्स हार चुके, सारे मैटर। मतलब ट्रायल कोर्ट हार गए, उसके बाद अपील हार गए, हाई कोर्ट भी हार गए, सेकंड अपील भी हार गए, एसएलपी पढ़नी थी, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने डालना था। कहते इतने पैसे लूँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए यू नीड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर चाहिए। एओआर को आई हैड अ वर्ड विद द एओआर, उन्होंने मेरी हेल्प करी, हमने मिलके ड्राफ्टिंग करी, फाइलिंग करी, कोर्ट में केस लगा। जज साहब के सामने मैं पेश हुआ उसके अंदर। वो जज साहब ही वॉज नाउ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा। तो उनके सामने पेश हुआ, यंग लॉयर 6 months ओल्ड इन द प्रोफेशन। इट टुक मी 5 seconds, केस नंबर आया मेरा, मैं खड़ा हुआ। जज साहब ने एक क्वेश्चन पूछा, मिस्टर काउंसिल, यस माय लॉर्ड्स, यू हैव लॉस्ट इन ऑल द कोर्ट्स। मैंने बोला प्लीज माय लॉर्ड्स। था वो साला फाइल उड़ते हुए गई नीचे। मेरा तो दिल एकदम से ऐसा हो गया कि भैया ये क्या हुआ, मैंने तो अपनी बात ही नहीं रखी, हाँ। मेरी तो सुनवाई नहीं हुई आज, ये तो अन्याय हो गया जी, गलत हो गया मेरे साथ, बहुत बहुत चीज़ गलत हो गई। बट आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड विद माई केस। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन कितनी ज़रूरी है। और जो फीस मेरे को मिली थी ना, मैं बता रहा हूँ उस फीस के अंदर से, उस लॉ के रिगार्डिंग, लॉ स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ भाई, जितनी किताबें थी ना भाई, मैंने सारी किताबें खरीद के चाट ली। मैंने पूरा लॉ पढ़ लिया उस चीज़ को लेके कि क्या लॉ है, क्या कर सकते हो, जजमेंटें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। वो सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपनी लाइब्रेरी के ऊपर। तो व्हेन माय फाइल वाज थ्रोन एंड द अदर आइटम वाज कॉल्ड, आई जस्ट स्टार्टेड आर्ग्यूइंग फॉर 15 सेकेंड। और मैंने उस 15 सेकेंड में एक ऐसा लॉ पॉइंट बोला कि जो जज साहब के, क्योंकि 2 जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो साथ में जज साहब बैठे थे, उन्होंने इशारा करा ऐसे करके,
फाइल वापस मंगा ली। जब फाइल वापस मंगाई उन्होंने, तो ऑब्वियसली दूसरे जज साहब को भी फाइल वापस मंगाने लगी। एंड ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, यस यंग मैन, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस कोर्ट। मैंने बोला सर, एविक्शन का था, खाली करानी थी जगह, ऑलरेडी ऑर्डर पास हो रखे थे, सब जगह से कोर्ट ने ऑर्डर बोल दिया था खाली कर दो। मैंने बस ये रिक्वेस्ट करी, मतलब सम टाइम में बी गिवन टू अस, हम इसके अंदर एविक्शन कर देंगे, हाउ मच टाइम डू यू नीड। अब उस टाइम ना सेंस नहीं होती बार्गेन करने की, नया नया वकील है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, 6 महीने की प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ रहा है फेंकी हुई फाइल के ऊपर कि हाँ जी हाउ मच टाइम डू यू नीड। मैंने बोल दिया जज साहब आई विल टेक अराउंड 10 months, 10 महीने, 10 महीने 10 months, नथिंग डूइंग, 4 months ग्रांटेड, ऐसे करके फाइल फेंक दी। मैं बाहर आ गया भैया, 4 महीने मिल गए मेरे क्लाइंट को। हाँ, I was out of the court. I was so happy because I got a favorable order out of a case which was being dismissed. मेरे क्लाइंट को 4 महीने मिल गए, जो कि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेरी फीस जस्टिफाई हो गई। अब अंदर से बड़ा हाई हो गया मैं कि हाँ चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। एंड माई मेन डोमेन इज इन हाई कोर्ट ओनली। मैं मोस्टली दिल्ली हाई कोर्ट रहता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, आई मेट अ डेजिग्नेटेड सीनियर ओवर हेयर, मिस्टर अमन लेखी जी थे वहाँ पे खड़े हुए थे, और मैं उनको वैसे ही गुड मॉर्निंग विश करता था, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सर को सारी बात बताई कि सर ऐसे ऐसे करके हो गया, मैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर करके गया और मैं ऐसे ऐसे करके ना केस जीत गया, मेरे फेवर में ऑर्डर आ गया। एंड आई वॉज शॉक्ड उनका जवाब सुन के। उन्होंने मेरे को बोला, जतिन आई ओ यू अ ट्रीट। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं, ही इज सच अ सीनियर लॉयर। उन्होंने बोला आई ओ यू अ ट्रीट, नाउ दिस वॉज मोटिवेशन। ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं। मीट मी इन द ऑफिस इन द इवनिंग। चली गई, बात खत्म हो गई। एंड मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी सर को फ़ोन करने की, यार इतना बड़ा वकील है आज के टाइम पे, मैं फ़ोन करके बोलूँ कि सर आपने मेरे को दिन में बोला था मैं पार्टी दूंगा। 4 बजे मेरे को फ़ोन आ गया सर का, जतिन आप आए नहीं। मेरे मुंह में जवाब नहीं, भैया क्या करूं, आऊं कि जाऊं। मैंने बोला सर आई एम जस्ट ऑन माई वे, आई एम कमिंग। मैं गाड़ी भगाते हुए सर के पास गया। आई वेंट टू हिज हाउस। ही टुक मी इन हिज 2-seater कार टू अ 5-star होटल। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड इट वॉज सो मोटिवेटिंग, इट वॉज सो मोटिवेटिंग। उसके बाद से एक रिलेशन डेवलप हो गया, एक हिच खुल गया सीनियर से, मतलब नॉट रिगार्डिंग दिस पर्सन ओनली, अदर पर्सन ऑल्सो, कि एक अच्छा सीनियर अगर आपकी लाइफ में हो ना, आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो बिल्कुल आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए, तो ये बात होगी लॉयर्स के लिए, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब एक कोई भी आपकी तरफ से मैसेज हमारी ऑडियंस को, जिनकी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल चल रही है, लीगल चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, तो उनको क्या आप राय देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अब यू नो दिस पॉडकास्ट, आई थिंक देयर आर डिफरेंट ऑडियंस जिनकी लिटिगेशन चल रही है। उनको तो ये सलाह है कि यू प्लीज़ गो अपेयर इन कोर्ट, बी विजिलेंट, टेक अपडेट्स फ्रॉम योर लॉयर। पुलिस केस चल रहा है तो आईओ के साथ टच में रहिए, अपडेट रहिए। जिन लोगों की लिटिगेशन नहीं चल रही, जो आम जनता है, जो कि कानून के बारे में जानना चाहती है, नेवर एवर बिलीव ऑन व्हाट इंटरनेट सेज। आपको कभी भी किसी लीगल ओपिनियन की ज़रूरत हो, आप एक वकील के पास जाइए, उनसे ओपिनियन लीजिए। गूगल करके मन में कुछ मत सोच लीजिए कि जी ये कानून है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एक ही लॉ की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। दैट इज़ वाई एक वकील की ज़रूरत आपको पड़ती है। और जो वो लोग हैं जो कि लॉ एस्पिरेंट्स हैं, कान ओपन रखिए, कोर्ट के अंदर लेक्चर्स अपने अटेंड करिए अच्छे तरीके से। जितने भी आपके सीनियर्स हैं, डू ग्रीट देम। आपको नहीं पता कौन कब कहाँ पहुँच जाएगा। नेटवर्किंग बना के रखिए, क्योंकि जो काम यहाँ पे नेटवर्किंग कर देती है वो कोई चीज़ नहीं कर पाएगी। सो आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है इसमें, और इस पॉडकास्ट से आपको अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड हुआ हो, तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें, और 4 दोस्तों तक, अपने 4 ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इस पॉडकास्ट को देखने की ज़रूरत है। जतिन सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे उनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर।
डाल देता हूँ। भैया कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल रहा हूँ पॉडकास्ट के ऊपर ही, मेरे को मैं नहीं अटेंड करता फोन वोन। इफ यू वांट टू लिटरली कनेक्ट विद मी फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो और इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कर लो। और अगर कंसल्टेशन करनी हो तो देयर इज़ अ सेपरेट प्रोसीजर। आप कहीं ना कहीं गूगल करते करते मेरे पास पहुंच जाओगे। सो आई विल नॉट प्रोवाइड माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर कुछ सकते हो। समझ ना आए तो ठीक दिल्ली है, हाई कोर्ट में आ जाओ, मैं आपको कहीं ना कहीं टकरा जाऊंगा वहीं पर ठीक ही। है। आपको इनसे कनेक्ट कैसे करना है इन्होंने बता दिया। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। द वीटी शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी।